अ, नमस्कार. मी मुक्ता भावे आणि आजच्या वेदना उपचार वेबिनारमध्ये मी तुमच्या सगळ्यांचं परत एकदा मनापासून स्वागत करते. या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्याबरोबर 3 तज्ञ डॉक्टर उपस्थित आहेत. मी त्यांची ओळख करून देते. डॉक्टर वर्षा कुऱ्हाडे, ज्या ज्येष्ठ वेदना उपचार तज्ञ आहेत आणि गेल्या 10 वर्षापासून वेदना उपचार या विषयात कार्यरत आहेत. सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेन पुणे या संस्थेच्या सेक्रेटरी म्हणून त्या कार्यरत आहेत. तसंच आपल्याबरोबर डॉक्टर मेधा फडकेही आहेत, ज्या भूलतज्ञ नमस्कार. आणि वेदना उपचार तज्ञ आहेत. आणि त्यानंतर आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर स्मृती साहू. त्या फिजिओथेरपिस्ट आहेत आणि दीर्घकालीन वेदनांच्या रुग्णांच्या ट्रीटमेंटमध्ये त्या कार्यरत आहेत. तर मुलाखतीला सुरुवात करण्याआधी मी सगळ्यांना विनंती करते, की मुलाखत सुरू असताना कोणाला काही प्रश्न पडला तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये तो लिहू शकता किंवा आता अ, वर्षा मॅमनी सांगितलं त्याप्रमाणे तुमचा हँड रेज करू शकता. सो वर्षा मॅम त्याप्रमाणे एकेकाला प्रश्न विचारण्याची संधी देतील. ठीक आहे? आणि मध्येच कोणीही अनम्यूट करू नका. अ, वर्षा मॅम सांगतील त्याप्रमाणेच त्यावेळेत अनम्यूट करा. सो वर्षा मॅम मी पहिल्यांदा तुम्हाला प्रश्न विचारते, की ISSP आणि SSPP या संस्था काय आहेत? त्याच्याबद्दल थोडी माहिती सांगाल का? हो, धन्यवाद मुक्ता. खूप छान वाटलं आज आमच्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही वेळ काढून आलात आणि तुम्ही जी आमची इतकी सुंदर इंट्रोडक्शन दिली. फक्त एकच चेंज सांगू इच्छिते, मी ज्येष्ठ नाहीये. मी आपली आहे. तुमच्या वयामध्ये फार फरक नाहीये. हो, पण जेव्हा पेन मॅनेजमेंट याविषयी बोलायचं होतं, त्या बाबतीत मी नक्कीच स्वतःला एक्सपिरियन्स्ड म्हणेल. मी कारण गेल्या ज्ञानाच्या बाबतीतच ज्येष्ठ येस. म्हणत होते, वयाच्या बाबतीत नाही. तर ते या अर्थी मी ज्येष्ठ म्हणू इच्छिते, कारण ही अतिशय नव्याने उदयास आलेली वैद्यकीय शाखा आहे. वेदना उपचार किंवा वेदना निवारण पद्धती आणि ही गेल्या 25 वर्षापासून भारतामध्ये देखील अस्तित्वात आहे. पण गेल्या 10 वर्षामध्ये ह्याने अतिशय जोराने मूळ धरायला सुरुवात केली आहे. आणि मला सांगायला आवडेल, की ती जी मूव्हमेंट झाली, आपण जी अचानक एखाद्या क्षेत्रामध्ये क्रांती येणं किंवा जोर धरू लागणं म्हणतो. तर त्या काळात इथे मला सुद्धा प्रवेश येण्याची किंवा घेण्याची संधी मिळाली आणि त्यासाठी मी स्वतःला खरंच भाग्यवान समजते. जसं की तुम्ही विचारलं ISSP काय आहे? ISSP काय आहे? आणि SSPP काय आहे? तर इंडियन सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेन. ओके. अखिल भारतीय वेदना शाखा जी आपण म्हणू शकतो. तर त्या शाखेचा उदय 1984 साली झालेला आहे. म्हणजे भारतामधले 3-4 वेदना निवारण तज्ञ त्यावेळेला एकत्र आले आणि त्यांनी त्यावेळेला या विषयाची निकड समजून घेतली, की हे काहीतरी वेगळं आहे, नेहमीच्या मेडिकल फील्डपेक्षा. आणि त्यांनी मिळून इंडियन सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेन याचा 1984 साली स्थापना केली. म्हणजे जर का आपण कॅल्क्युलेट करायला गेलं 16 + 22 38 वर्ष जुनं हे बाळ आहे वैद्यकीय शाखेचं. म्हणजे 38 वय झालंय आज त्याचं, बाळ नाही राहिलंय. तरी देखील याची माहिती सामान्य माणूस तर सोडाच, पण अजून वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कलीग, स्पेशालिस्ट डॉक्टर्सला सुद्धा नाहीये. याचं कारणच ते आहे, की याला हवी तेवढी नंतर प्रचलित झाली नाही ही शाखा किंवा त्याला प्रसिद्धी मिळाली नाही. परंतु गेल्या 10 ते 20 वर्षामध्ये जसं संशोधन वाढतं वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आणि आता सोशल मीडिया याचा या सगळ्यामध्ये खूप सहभाग आहे, की हे प्रचंड वेगाने शास्त्र वाढलंय, फोफावतंय आणि आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचू शकतोय. आणि त्याच इंडियन सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेनची पुणे शाखा म्हणजेच SSPP सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेन. ओके. तर हे फक्त शॉर्ट फॉर्म आहेत. याच्यात फार काही कॉम्प्लिकेटेड किंवा विचार करण्याची गोष्ट नाहीये. परंतु हे माहिती का असावं, की हे ऑलरेडी नॅशनल लेव्हलला 38 वर्षापूर्वी काम चालू झालेलं आहे. आणि आता सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ पेनला देखील 10 वर्ष पूर्ण होतायत पुढच्या वर्षी.
तर ही जी शाखा आहे सोसायटीची, सॉरी इंडिया नॅशनल लेव्हलची, ही 9 जुलैला स्थापन झाली होती 1984. आणि त्यामुळेच आता उद्या जे 9 जुलै तारीख आहे, तर 9 जुलै हा पेन अवेअरनेस डे, म्हणजे वेदनांविषयी, वेदना निवारण उपचारांच्या माहितीविषयी जनजागृतीचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. आणि ते औचित्य साधून आपण वर्षा मॅम, एक हां, जस्ट इंटरप्ट करायचं होतं. ऍक्च्युली जो आपण जनजागृती करतोय तो हो. खरंच चांगली होती असं दिसतंय, कारण 100 पार्टिसिपेंट्स फुल झाले आणि एकांचा मेसेज आला होता की अजून लोकांना जॉईन व्हायचंय पण जॉईन होता येत नाहीये. तर ही काय 100 पार्टिसिपेंटची लिमिट वाढवता येणार आहे किंवा काय? नाही, आता ते शक्य नाहीये. ह्या Zoomच्या जे स्पेसिफिकेशन आहे ना आपल्याकडे, त्यामध्ये हे शक्य नाहीये. पण मी अतिशय याच्यासाठी दिलगिरी व्यक्त करून सगळ्यांना सांगू इच्छिते, की पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण एक्झॅक्टली शुक्रवारीच, मी मुद्दाम इथेच डिक्लेअर करते, की पुढच्या आठवड्यामध्ये शुक्रवारीच आपण यावेळीच हा प्रोग्राम रिपीट करू. ठीक आहे? म्हणजे ज्यांचा कोणाचा मिस झाला असेल, आणि याचं रेकॉर्डिंग पण आपण Facebook आणि YouTubeवर अवेलेबल करणार आहोत. तर ज्यांना लाईव्ह यायची इच्छा असेल, त्यांच्यासाठी पण हा अवेलेबल करू, आणि ज्यांना झालेला बघायचा असेल, त्याचं पण रेकॉर्डिंग आपण अवेलेबल करू. थँक यू सो मच मुक्ता फॉर ब्रिंगिंग दॅट अप. पॉइंट टेकन वेल. आणि याच वेळी पुढच्या शुक्रवारी. सील्ड. आणि पुढचा प्रश्न असा विचारायचा होता की वेदांना निवारण या विषयाची आम्हाला थोडीशी ओळख करून द्याल का? म्हणजे थोडंसं तुम्ही सांगितलंच, पण अजून थोडं डिटेलमध्ये. हो. तर आता वेदना निवारण म्हणजे काय? वेदना, ज्या दीर्घकालीन वेदना आपण म्हणतो. आता कुठेतरी आपण गेलो गाडीवरनं, सटकली गाडी रस्त्यात, घसरलो आणि हाताला लागलं. मुक्का मार ज्याला म्हणतो, सूज आली, लाल झालं आणि ते हुळहुळा झाला तो भाग. 3-4 दिवस आपण काहीतरी ट्रीटमेंट घरी करतो किंवा डॉक्टरांकडे जाऊन घेतो. 7-8 दिवस दुखतं, त्यानंतर पेन कमी होतं. फ्रॅक्चर झालं, फ्रॅक्चरची ट्रीटमेंट वेगळी असते. सर्दी खोकला झाला, सर्दी खोकल्यामुळे होणारी डोकेदुखी ही तेवढ्यापुरती लिमिटेड असते. सर्दी बरं झालं, की तो डोकेदुखीचा प्रकार पण थांबतो. ठीक आहे. समजा अपेंडिक्स झालंय, अपेंडिक्सला इन्फेक्शन झालंय, त्याच्यामुळे जी पोटदुखी होते, ती अपेंडिक्सची ट्रीटमेंट केली की पोटदुखी जाते. ठीक आहे. समजा कुठेतरी चालता-चालता पाय मुरगळला, गुडघा दुखतोय, घोटा दुखतोय. आपण तिथे थोडंसं कधी-कधी प्लास्टर लावतात किंवा नुसतं नी कॅप, ब्रेसेस असे तात्पुरते उपाय देतात. 8-15 दिवस, 3 आठवडे. ते वापरून जेव्हा तिथे स्टॅबिलिटी येते, ते दुखणं जातं. तर या सगळ्या ज्या वेदना आहेत, ज्या 3 महिन्यापेक्षा कमी कालावधीच्या असतात, त्यांना नजीकच्या काळातल्या किंवा अक्यूट पेन्स म्हणतात. आणि या वेदनांचं कारण जे असतं, त्या कारणाची ट्रीटमेंट केली की ह्या वेदना जातात. परंतु दीर्घकालीन वेदना म्हणजे ज्या 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालतात. जसं की डोकेदुखीचा प्रकार मायग्रेन, टेन्शन हेडेक, क्लस्टर हेडेक. हेडेकचे मेडिकल सायन्समध्ये 108 प्रकार वर्णन केलेले आहेत. क्रॉनिक हेडेकचे. ओके. तसंच समजा आपण पडलो, हां, बॅक एक त्यावेळेला 2-3 दिवस पाठ दुखली, थांबली आणि परत 5 महिन्यांनी, 6 महिन्यांनी पाठदुखी चालू झाली. आणि आपण कसं, हां, तात्पुरतं काहीतरी मलम चोळ, ऑइल लाव, थोडंसं शेक पिशवीने असं करतो. या उपायांनी जर पाठदुखी थांबली, उत्तम. ते अक्यूट पेनच असतं. परंतु या वेदना जेव्हा 2-3 महिन्यापेक्षा जास्त कंटिन्यू होतात किंवा ट्रीटमेंटमुळे तात्पुरतं थांबतात, परत डोकं वर काढतात. अशा वेदना. वयोमानामुळे होणाऱ्या वेदना, जसे की गुडघेदुखी, डायबिटीसमध्ये होणारा फ्रोझन शोल्डर, खांदेदुखी, कधी-कधी डायबिटीसमध्ये हातापायाला मुंग्या येणं आणि जडपणा येणं, आणि हे वर्षानुवर्ष चालू असतं. कॅन्सर पेशंटमध्ये किमोथेरपीमुळे हातापायाला मुंग्या येणं. तर या सगळ्या ज्या वेदना आहेत, थोडक्यात डोक्यापासून पायापर्यंत, बोटाच्या नखापर्यंत, ज्या वेदना 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ कंटिन्युअस किंवा थांबून-थांबून टप्प्या-टप्प्याने चालतात, येतात, जातात आणि रेग्युलर ट्रीटमेंट, रेग्युलर घरगुती उपाय करूनही त्याला दाद देत नाहीत. अशा वेदना ह्या दीर्घकालीन वेदना सदराखाली येतात. ओके. धन्यवाद डॉक्टर वर्षा. तुम्ही खूपच छान माहिती सांगितलीत. तर विषय खूप छान क्लिअर झाला डोक्यात. आणि आता मला डॉक्टर मेधा फडके यांना पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे, थँक यू की मुक्ता.
इथे आता मेधाचं प्रश्न उत्तर आपण चालू करू आणि मध्ये जर कोणाला काही डाऊट असेल तर हां. मग तो मेधाचा एक प्रश्नाचं उत्तर आपण देऊन झालं ना की मग त्या एका पार्टिसिपंटचा आपण डाऊट घेऊ शकतो. ठीक आहे. तर मी ओके. तसं ठीक. तुम्हाला इंडिकेट करेल. ओके. येस, चालेल. आणि मी मगाशी सांगितलं तसं कोणाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स दिसतोय तिथे पण टाइप करू शकता किंवा हात वर करू शकता. ओके. सो डॉक्टर मेधा, मला तुम्हाला आता दीर्घकालीन जस्ट अ वेदनांबद्दल. मिनिट मुक्ता, अगेन सॉरी टू इंटरप्ट यू. मेसेज आलाय की प्लीज यूज मॅक्झिमम इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स. तर आता माझ्याकडून राहून गेलं तर मराठी हिंदीमध्ये आपण करूयात. सो चालेल. मॅक्झिमम हिंदी. ओके. सो सगळ्यांना हिंदी. कळेल. ओके. ठीक हिंदी आहे, ठीक विल बी मॅक्झिमम स्पोकन लँग्वेज. आहे. येस. सो डॉक्टर मेधा, अभी वर्षा जी ने हमें दीर्घकालीन वेदनाएं क्या होती है इसके बारे में काफी कुछ बताया। तो जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दीर्घकालीन वेदनाओं के कारण क्या है? जी। सो मुक्ता, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि वेदना क्या होती है? आपको क्या लगता है? वेदना क्या है आपके लिए? मेंटल और इमोशनल में वेदना क्या लगती है आपको? फिजिकल पेन इज, मतलब शारीरिक वेदना, मतलब कुछ भी, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, पीठ दुख रही है, ये फिजिकल वेदना है, शारीरिक वेदना है। हुँ, और इमोशनल या मेंटल पेन जो आपने अभी पूछा कि किसी वजह से मुझे स्ट्रेस है और चिड़चिड़ापन है, किसी वजह से मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। ये जो हुँ। है, ये इमोशनल पेन में या मानसिक वेदना मैं कह सकती हूँ। राइट। सो बेसिकली पेन का हमारे लाइफ में प्रोटेक्टिव नेचर रहता है, वो संरक्षक रहता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा अगर हम जा रहे हैं और हमारा कुछ फ्रैक्चर भी हो गया, अगर पेन मैकेनिज्म नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा। तो फिर हमें ट्रीट क्यों करना चाहिए इस कंडीशन को? क्योंकि जब उस संरक्षक जो उसका रोल है, उसके बियॉन्ड, उसके आगे जाके भी पेन रहता है। मतलब या तो कुछ इंजरी नहीं है, फिर भी पेन हो रहा है, ऐसा भी कई कंडीशंस में होता है। जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है या हेडेक है, जिसमें कुछ रहता नहीं है, फिर भी पेन होता है। या फिर पेन हुआ, पता चला कि कुछ इंजरी हो रही है, हमने एक्शन लिया, फिर भी उसके बाद में भी पेन आ रहा है, तो फिर उसका कुछ रोल नहीं है। तो वी शुड स्टॉप इट। अगर ऐसा पेन हो रहा है, तो वी शुड नॉट अलाउ इट टू गो ऑन, बिकॉज़ फिर क्या होता है कि हमारी रोज़ के जो कामकाज है, वो भी हमें करना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम पेन में रहते हैं। सो उसकी वजह से हम ठीक से काम कर नहीं पाते हैं, डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। फिर हमारा इमोशनली भी अफ़ेक्ट हो जाता है, तो हम किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं। और पेन ऐसी चीज़ है कि जो हम दिखा भी नहीं सकते। जैसे कुछ स्वेलिंग है, तो मैं दिखा सकती हूँ, या फिर कुछ लगा है, ब्लड आ रहा है तो दिखा सकती हूँ। पेन को मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो बहुत बार ये होता है कि बहुत रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज़ अगर एक व्यक्ति हमेशा पेन के बारे में कंप्लेन करता रहेगा घर में और ठीक से काम नहीं करेगा, तो घर वालों को या तो परेशानी हो जाएगी, या फिर वो उस पे उतना भरोसा नहीं रख पाएँगे कि हाँ, ये करेगा, ये काम ये करेगा, और फिर वो तान-तनाव हो जाते हैं बढ़ घर में, जाएगा। हाँ, सही बढ़ बात। जाएँगे। फिर ऑफ़िस में भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, या जो भी काम कर रहे हैं घर में, ऑफ़िस में, तो इसकी वजह से बहुत क्रॉनिक पेन का बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर, और इसलिए हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए। और आज की तारीख में एक्चुअली क्रॉनिक पेन का इतना इम्पोर्टेंस है कि लगभग 40% लोगों को या तो बैक पेन अभी तक हुआ है या फिर कल होगा। इतना हाई परसेंटेज है। लगभग आधे लोगों को बैक पेन होगा या होने वाला है। तो यू कैन इमेजिन कि जो आज हमें दिख रहे हैं लोग कि इनको कुछ क्रॉनिक पेन है, कल हम भी उनकी जगह हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, और इसको हाँ, नेग्लेक्ट नहीं सही करना बात चाहिए। है, क्योंकि ऐसी छोटी-मोटी वेदनाएँ होती हैं, लेकिन बहुत बार हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है, चलता है, और सहन करते रहते हैं, और हाँ, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका असर पड़ता है। या फिर घर में भी कोई डेफिनिटली। ऐसा हो कि जिसको वेदनाएँ हो रही है, तो मतलब
पूरे घर पे उसके मूड का असर पड़ता है। सही बात है। सही बात है। तो ये हम कैसे टाल सकते हैं? मतलब ये जो वेदनाएँ हैं, ये होना हम कैसे टाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसके लिए? या तो ना उसके जो वजह है, उसके जो कॉजेज़ है, वो अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा। उसके कुछ-कुछ कॉजेज़ है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम टाल सकते हैं, और कुछ है जो टाल नहीं सकते या उतना क्या बोलते हैं, उतने लेवल पे टाल नहीं सकते हैं। हाँ? सो जो हम टाल सकते हैं दैट इज़ कि कम पानी पीना, क्योंकि फिर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जॉइंट्स में या पूरे बॉडी में, मसल्स में फिर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है अगर हम कम पानी पिएँगे या खाना अच्छी तरह से नहीं खाएँगे। तो फिर ये कुछ, और हमारी मेन जीवन शैली जो है, आजकल हम बहुत कम एक्टिव है, फिज़िकली एक्टिव हम बहुत कम है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, वो हमारा जो शरीर है, वो कुछ सालों पहले हम रोज़ चलते थे। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, तो 5 किलोमीटर चलना काफ़ी आम बात थी एक्चुअली। मगर आज मुझे ये पूछना है एक्चुअली ऑडियंस से, कितने लोग हैं जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं? अभी यहाँ पे 100 है लोग। मुझे देखना है, आप येस टाइप करो या फिर हाथ ऊपर करो। मुझे जस्ट देखना है कि कितने यहाँ पे लोग हैं जो क्लेम कर सकते हैं कि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, हम मिस नहीं करते। यस, मिस्टर विवेक डोळे है यहाँ पे, और मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, बट सुकुमार जोशी है, सुकुमार कोठारी, सॉरी, दिनेश डोळे, माया करुळकर, यस, क्वाइट अ फ्यू। बट इससे ज़्यादा नंबर्स, सबके हाथ ऊपर अगर होते, तो हम सबको इतनी खुशी होती कि यस, एज़ अ सोसाइटी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, और जो हम क्रॉनिक पेन को प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं, वो हम हमारी तरफ से कर रहे हैं। तो आई अर्ज यू ऑल कि अपनी जीवन शैली में आप रेगुलर एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करो, और इसके बारे में डॉक्टर स्मृति साहू आपको डेफिनेटली नेक्स्ट सेगमेंट में बताने वाली है। उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वो देने वाली है। तो ये है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हम इतना हद तक नहीं टाल सकते, दैट इज लाइक डायबिटीज या क्रॉनिक किडनी फेलियर, ऐसे कुछ चीजें हैं जो हम टाल नहीं सकते, या फिर वो जनुकीय है, जो किसी किसी को एक्स्ट्रा रिब मिल जाती है, किसी के ये जो रहता है ना स्पाइन, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी रहती है, तो वो पैदाइशी है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और वो रिस्क फैक्टर रहता है, कभी ना करके हमें वो पेन होगा, मगर वो पार्शियली प्रिवेंटेबल है। जैसे हम अगर उसके लिए टाइम पे एक्सरसाइज शुरू करें या फिर डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल में रखें, तो हम उसको काफी हद तक टाल सकते हैं, बट उसका अवेयरनेस हमें होना चाहिए। ओके, थैंक यू मेधा जी। Paradeep Joshi raised the hand. एक Mr. मैम, Yes, आई Paradeep डू Joshi साइकिलिंग फॉर had 3 raised the hand. किलोमीटर्स एवरी डे। अनिष्ठा अनिष्ठा जी, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। वेरी गुड टू नो, अंशिता अग्रवाल, यस। या सो तो ये जो वेदना उपचार तज्ञ है, ये किस तरह से काम करते हैं? किस पद्धति से उपचार करते हैं? इसके बारे में आप कुछ बताएँगे? हाँ, तो बेसिकली दिस इज अ वेरी न्यू, लाइक हाउ मैम ने जैसे एक्सप्लेन किया ना, तो जब हमें पेन होता है, जब सबको पेन होता है, तो वेदना उपचार तज्ञ को हम दिखा सकते हैं। जब क्रॉनिक रहता है, मतलब शॉर्ट टर्म पेन है लेस देन 3 मंथ्स, और उसके लिए तो हम हेल्प लेते ही है। यूजुअली कुछ पेन हो रहा है तो इमीडिएटली वी गो टेक सम मेडिसिन या गो टू अ डॉक्टर एंड टेक हेल्प। अगर 3 महीने से ज्यादा अगर हो रहा है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझना है। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हम लोग बहुत बार डिनायल में रहते हैं, वी जस्ट ड्रैग ऑन, तो वो हमें नहीं करना है। वी हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम, एड्रेस दैट प्रॉब्लम, एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम, और बाद में हमें हम वेदना उपचार करने को मिल सकते हैं। और अभी काफी हद तक सभी सिटीज में वेदना उपचार करने अवेलेबल है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन कि वो कैसे ट्रीट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्नोज करते हैं, और इसमें बेसिकली कैसे रहता है कि वी कैन डायग्नोज इट। हम सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, हम कुछ टेस्ट करते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि वेदना मेजर करने के लिए आज तक लैब में कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं मिली है, तो इसलिए हम इनडायरेक्टली उसको मेजर करते हैं, और इसका कैसा असर पड़ा है आपकी जिंदगी पे, वो हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसका कॉज क्या है,
उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगी, कि कॉज को भी ट्रीट करेंगे और आप पे क्या असर पड़ा है उस पे भी ट्रीट करेंगे। बाद में इसके लिए हम मल्टी मोडल ट्रीटमेंट लेते हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी। अब ये शब्द बहुत भारी भरकम लगते हैं, बट इसका मतलब ये है कि हम सभी अलग अलग स्पेशलिटी के भी जो डॉक्टर है, तो जरूरत के अनुसार हम उनका भी रेफरेंस लेते हैं और हम भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसके अलग अलग ट्रीटमेंट के क्या क्या मोडालिटीज है। या तो हम टैबलेट्स दे सकते हैं, बट हम लोग लॉन्ग टर्म पेन किलर्स नहीं देते हैं। जैसे बहुत लोगों को यहाँ पे डर लग सकता है कि हम लोग पेन ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो ये लोग तो पेन किलर्स ही देने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है। पेन किलर्स हम देंगे भी तो हम बहुत शॉर्ट टर्म देते हैं, जितना बहुत जरूरी हो उतना ही देते हैं। और बहुत अलग अलग टाइप के मेडिकेशंस है, प्रूवन है, जो हम देते हैं और वो बहुत सेफ मेडिसिन है। Your voice is getting echoed, probably because of headphone. Mukta, can you listen to her? Or is it only my speaker? Now I'm removing the headphones. Is it okay now? Yeah, but volume is very little feeble. Yeah, I'll this is try to better. speak up. Yeah, this is better. 1 second. Yeah. There's a lot of echo in the background. Could you listen to that, Okay. Mukta? Yeah, this is better. Is it okay now? Yes, perfect. So हम टैबलेट्स, मेडिसिन, इंजेक्शंस ये देते हैं और कई लोगों में उतना भी काफी होता है और ये पेन किलर्स नहीं रहते हैं। ये बहुत सेफ है, उनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं रहते हैं, जैसे नॉर्मल पेन किलर्स के रहते हैं वैसे ये नहीं रहते हैं। सेकंड, हम काफी अलग अलग मोडालिटीज यूज करते हैं। बहुत स्पेसिफिक मोडालिटीज है जो कुछ कुछ ओपीडी बेसिस पे रहते हैं, मतलब आप आए, वो ट्रीटमेंट लिया और आप उसी दिन घर चले गए। ये भी, और कुछ कुछ ऐसे भी होता है जिनको नॉर्मल तरीके से इस तरीके से ठीक नहीं होता है, उनको हम एडमिट करके बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके से हम इंजेक्शन दे सकते हैं। हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं। काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप सर्जरी करते हैं, मगर हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं, मगर हम बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से जो पेनफुल नर्व्स है या जो पेनफुल कंडीशन है उसको ट्रीट करते हैं। उसके लिए काफी एडवांस मशीन्स है आजकल, और उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके और बहुत सारा केयर लेके हम लोग इसे कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे डॉक्टर वर्षा को इस बारे में कुछ पूछना है, बिकॉज शी इज माय टीचर एक्चुअली, एंड कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, सम मोर लाइट एक्चुअली। थैंक यू मेधा, एंड एग्जैक्टली नाउ आई वाज अबाउट टू से मुझे बात करनी है, एक क्वेश्चन भी आया है उसके बारे में। तो जैसे मेधा ने ऑपरेशन थिएटर बोला, इधर मेरी घंटी बजी, अरे ये बोलते ऑपरेशन नहीं करते, फिर ऑपरेशन थिएटर में क्यों लेके जाने का? द पर्पज इज, जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वहां पे जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, पेशेंट का जो केयर होता है और जो भी लगता है पेशेंट के लिए, वो सब हाई एंड और वेल इक्विप्ड होता है। तो ये चीजें, ये जो ट्रीटमेंट है, ये ऑपरेशन थिएटर में करने की दो मेजर वजह है। ये होता है सिंपल नर्व ब्लॉक्स या इंजेक्ट, मतलब पेशेंट को तकलीफ इंजेक्शन जितनी होती है, एक प्रिक। बट ये जो सब प्रोसीजर्स है, हम मशीन को गाइड करके देखते हैं। जैसे कि जो स्पेसिफिक एक्सरे मशीन, काफी लोगों का एमआरआई हुआ होगा किसी चीज का, तो आप लेटे रहते हो और एमआरआई मशीन आपके अराउंड वो घूम के स्कैन करता है, स्लाइस लेता है। तो उस तरीके का सियाम करके ऑपरेशन थिएटर में मशीन होता है। तो ये जो कुछ इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हमें प्रोसीजर परफेक्ट टू द पॉइंट टारगेटेड करना होता है, ये सब ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। तो ये एक पर्पस है प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में करने का। इसका मतलब ऑपरेशन नहीं करते, ओके, सिर्फ जगह ऑपरेशन थिएटर है। तो कभी सोनोग्राफी मशीन, कभी सियाम मशीन या कभी सीटी स्कैन, ये तीन चीजें, इमेज गाइडेड जो हम बोलते हैं, ये तीन चीजों के मदद से हम ये प्रोसीजर्स कैरी करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ऑपरेशन थिएटर में असेप्टिक एनवायरनमेंट, जैसे कि हम जिसे बोलते हैं कि मिनिमम इन्फेक्शन के चांसेस होने की जगह हॉस्पिटल में होती है ऑपरेशन थिएटर। वहां पे वो पूरी सावधानी बरत के हम पेशेंट को ये प्रोसीजर ऑफर करते हैं। तो इवन इंजेक्शन से भी कोई सेप्सिस इन्फेक्शन काफी लोगों ने पास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा, ये भी इधर हम चांस छोड़ना नहीं चाहते।
इसलिए ये ऑपरेशन थिएटर में होता है, बट ये ऑपरेशंस नहीं है, ये इंटरवेंशंस है जो कि सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देके, उधर वो जगह छोटी सी भूल देख के ही किए जाते हैं। और इसके बाद ना स्टिच होता है ना ड्रेसिंग होता है, मतलब पेशेंट चल के ऑपरेशन थिएटर में आता है, चल के बाहर जाता है, कोई भी पेशेंट हो, नी पेन का हो, स्पाइन पेन का हो। तो दैट्स वाई मेधा ने जो बोला ये सेफ होते हैं और इसमें पेशेंट को तकलीफ मिनिमम या ना के बराबर होती है। ओके, और अभी जो एक क्वेश्चन आया ठंडी के मौसम में जो पेन होते हैं उसका क्या, तो कैसा होता है थंडी, ये एक क्या बोलते हैं मराठी में निमित्त ज्याला आपण म्हणतो, या जस्ट कुछ तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, एग्रावेटिंग फैक्टर, ये ठंडी होता है। अभी कुछ कुछ बीमारी या कुछ कुछ प्रॉब्लेम जैसे रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, मराठीत ज्याला संधिवात म्हणतात, तर काही आजार, कुछ बीमारी नोन है जो कोल्ड वेदर की वजह से बढ़ती है, बट मोस्ट ऑफ द पेन प्रॉब्लम कोल्ड में बढ़ने की रीजन कोल्ड नहीं होता। हाँ, कोल्ड में वो हम महसूस ज्यादा करते हैं बिकॉज ठंडी की वजह से हमारा मूवमेंट कम होता है, हमारा बॉडी हीट प्रिजर्व करना मांगता है, जितना हम मूवमेंट करते चलते फिरते उतना हमारा कैलोरीज बर्न होता है। ओके, तो वो कैलोरीज हम बॉडी में इंटरनल हीट जनरेट करने के लिए सेव करते हैं, मूवमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। ठंडी होती है तो हम ऐसे स्वेटर डाल के या ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाते हैं, हमें फटाक से बेड से बाहर नहीं आना होता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़े मसल्स जो है ना वो अकड़ जाते हैं। ओके, तो वो ठंडी की वजह से भी होता है और मूवमेंट कम होने की वजह से भी होता है। और जब मसल्स अकड़ जाते हैं, पूरे बॉडी में सारे जॉइंट्स के अराउंड मसल्स है, लिगामेंट्स है, और इसकी वजह से जैसे कि हम 3 घंटा, कभी कभी इवन मेरे एज में, मेधा के एज में, यंग एज में भी 3 घंटा जब हम एसी थिएटर में मूवी देखने को बैठते हैं और उसके बाद खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो एक 2 मिनट के लिए पैर नम हो जाते हैं, नीज लॉक हो जाते हैं, राइट, कुछ सेकेंड्स के लिए। सो काइंड ऑफ वो इफेक्ट ठंडी में आता है, एंड दैट्स वाई ऐसा होता है कि ठंडी में दर्द बढ़ा है। इसका मतलब उसका सोल रीजन ठंड नहीं होता, वो ठंड समझ के हम बैठ जाते हैं। हाँ, उसमें उसका कुछ रोल है, बट सिर्फ ठंड नहीं है, ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। आई होप दिस इज क्लियर फॉर अंशिता अग्रहरी मैडम। ओके, अग्रहरी, सॉरी इफ आई हैव pronounced it in wrong way. Okay, Medha, Mukta, you can continue with next questions. तो मुझे ना यहाँ पे एक बात बोलनी है, ये जो प्रोसीजर है ना वो सबको एक टाइप का प्रोसीजर नहीं करते हैं, ये मुझे बोलना है, क्योंकि ना हर किसी का कंडीशन अलग अलग रहता है। मतलब देखने के लिए तो सबकी कंप्लेंट सेम रह सकती है कि मेरा सिर दुखता है, बट जैसे मैम ने बोला कि 108 तरह के हेडेक्स है अलग अलग टाइप के, तो उसका अगर डायग्नोसिस बदलेगा तो उसकी ट्रीटमेंट भी बदलेगी। तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक्चुअली एक प्रोफेशनल, और उनको काफी दिन से माइग्रेन हो, मतलब उनकी मेन कंप्लेंट थी कि मुझे माइग्रेन है, और उनके फैमिली में ही डॉक्टर थे, तो वो हमेशा माइग्रेन की ट्रीटमेंट तो उनको पता ही थी, तो वो हमेशा माइग्रेन की टैबलेट्स लेती थी, बट हमेशा उनका सिर में बहुत दर्द रहता था, इतना रिलीफ नहीं मिलता था। तो एक बार उन्होंने प्रॉपर डायग्नोसिस कराया, मतलब पेन फिजिशियन से, तो उनको फिर पता चला कि उनको तो माइग्रेन है ही नहीं। उनको उनका डायग्नोसिस जब बदला तो उनकी ट्रीटमेंट बदली, वो टैबलेट्स बदले, और टैबलेट्स नहीं, कुछ और ट्रीटमेंट थी, एक्सरसाइज और आईएमएस, ऐसा कुछ अलग अलग जो मोडालिटीज जो मैंने बोले थे ना, जो आप आएंगे शायद, तो डायग्नोसिस के अनुसार 1 आवर का ट्रीटमेंट रहेगा, यू विल गो होम। उस टाइप की उनकी ट्रीटमेंट थी। उस ट्रीटमेंट से अभी वो दिन है और आज का दिन है, तो उनको हेडेक नहीं होता है, हुआ तो महीने में एक बार होता है, नहीं तो अदरवाइज इट्स परफेक्टली इन कंट्रोल। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डायग्नोसिस और आपका कितने हद तक सिवियरिटी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो वन साइज फिट्स ऑल इसमें नहीं है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर ब्रांच, और इसलिए ये अलग है। इट्स अ चैलेंज एक्चुअली, जब हर पेशेंट आता है तो हमारे लिए भी काफी मतलब सोच के समझ के उसका डायग्नोसिस करना पड़ता है। हम भी वन साइज फिट्स ऑल कभी भी नहीं देते हैं ट्रीटमेंट। अभी मुझे और एक यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, उनको बोलने के लिए देना है। एक्चुअली ये एक पेशेंट के रिलेटिव है, तो उनके पेशेंट को कुछ पेन कंडीशन है
और आज ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि बहुत अभी अच्छा लग रहा है, तो 2 मिनट के लिए मैं इनको अनम्यूट व्हाट्स कर हिज नेम? अच्छा, यू कैन अनम्यूट. हां, ओके. आय कॅन रिक्वेस्ट टू अनम्यूट. सुरेखा नाव आहे, तुम्हाला जर का सापडलं, कारण खूप आहेत, मी शोधते. हां, सापडलं. आय विल आस्क हर टू अनम्यूट. शी अंडरस्टँड्स हिंदी, मराठी. सुरेखा, मराठी आवाज बोल. येतोय आमचा तुम्हाला? हो हो मॅडम येतोय. हो, बोला बोला. माझं नाव सुरेखा गायकवाड आहे. हॅलो. बोला बोला. बोला. हा मॅम, माझ्या सासूबाईंना सर्व्हिक्सचा कॅन्सर डिटेक्ट झालेला आहे. गेल्या 3 बरं वर्षापासून. सुरेखा, सर्व्हिक्स म्हणजे आपली जो बच्चेदानी होती है ना, सो हाँ, हाँ. बच्चेदानी के मुंह को सर्व्हिक्स बोलते हैं. आई एम हाँ, टेलिंग इट मैम. फॉर एव्हरीवन्स नॉलेज. ठीक आहे. ओके. हा, तर त्याचा कॅन्सर झालेला, तर 3.5 वर्ष झालंय आम्ही इंद्रायणी हॉस्पिटलमध्ये त्यांची ट्रीटमेंट करतोय. तर आता मध्यंतरी 3-4 महिन्यापूर्वी त्यांना किमो सांगितलेले होते. 9 किमो सांगितलेले होते. तर 9 किमो आम्ही पूर्ण कंप्लीट केले. पण किमो झाल्यानंतर त्यांना एवढा त्रास झाला, की त्या अक्षरशः पेजवर आल्या. म्हणजे तांदळाची पेज, शिरा. आय थिंक शी इज फ्रोझन. सुरेखा मॅम, तुम्ही म्यूट झालात. तुम्हाला स्वतःला परत अनम्यूट करून बोलावं लागेल. ओके. ओके, बोला. हां. तर त्यांना एवढा त्रास. सुरेखा, तुम्ही माईकच्या चिन्हावर परत क्लिक करा. ते आणि परत तिथे हात लावू नका. ते ना खूप सेन्सिटिव्ह असतं टच स्क्रीन. नाही, ऍक्च्युली काय कॉल येतोय मला, त्यामुळे असा प्रॉब्लेम ओके होतोय. ओके ओके, हां. ठीक आहे. बोला. तर मॅमने आम्हाला डॉक्टर मंजिरी जोशी म्हणून मॅडम आहेत इंद्रायणी हॉस्पिटलमध्ये. त्यांनी मॅडमचा, तुमचा वर्ष कुराडे म्हणून मॅडमचा नंबर दिला आम्हाला, की बाबा तुम्ही या मॅडमला भेटा, जेणेकरून तुमचं जे काही पेन आहे ते लगेच त्यांना बरं वाटेल. मग आम्ही मंगळवारचं मॅडमला भेटायला आलो. तर तिथे डॉक्टर मेधा फडके म्हणून मॅडम होत्या. त्यांनी आम्हाला काही प्रिस्क्रिप्शन दिल्या आणि त्या आम्ही चालू केल्या. तर साधारणतः 2-3 दिवसातच त्यांना एवढा फरक पडला, की अक्षरशः त्यांना उठून स्वतः सपोर्ट न घेता बाथरूम मध्ये जातात ते. म्हणजे त्यांना एवढा आनंद होतोय, की देवाच्या रूपातच मॅडम आल्या अशा. म्हणजे त्यांना एवढा म्हणजे हे झाले. कारण आम्ही बऱ्याच डॉक्टरांकडे फिरलो, ऑन्कोलॉजिस्टकडे पण गेलो, परत इंद्रायणीच्या अदरवाईज दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्येही आम्ही भरपूर उपचार घेतले, पण त्यांना काहीच फरक पडत नव्हता. त्या अक्षरशः म्हणजे रक्ताच्या उलट्या करत होत्या आणि त्यांची स्टेजही ऍडव्हान्स स्टेज आहे. त्यामुळे आम्हाला काहीच कळेना. पण हे 2-3 दिवसात असं एकदम ना चमत्कार झाल्यासारखं झालं एकदम औषधांमुळे ते. तेवढंच मला सांगायचं होतं. मी मॅडमला दुपारी पण म्हटले, जे काय आहे तुम्ही औषधं काही दिलेली आहेत त्याच्याबद्दल माझ्या सासूबाईंना एवढं कौतुक वाटतंय आणि काय जादू केल्यासारखं वाटतंय त्यांना अक्षरशः. ओके, त्यामुळे सो थँक्यू सो मच सुरेखा. आता इथे तुम्ही एक खूप महत्वाचा पॉइंट तुम्ही बोलता बोलता मी नोट केलाय, जो मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते. ओके, पेन मॅनेजमेंट हा कॅन्सरच्या रुग्णासाठी इतका महत्वाचा भाग आहे. हे बऱ्याचदा पेन स्पेशालिस्ट सोडून रुग्णाच्या नातेवाईकांना आणि इव्हन बाकी जे स्पेशालिटी कॅन्सर मध्ये आहेत, हे त्यांना देखील माहिती नसतं. का तर कॅन्सर जीवघेणा आजार आहे. इथे बरोबर. सगळ्यांचा प्रयत्न जीव वाचवण्याचा असतो हो, आणि हो. ते साहजिक आहे, त्याच्यामध्ये चूक काहीच नाहीये. ओके, हो. आणि ओके. त्याच्यासाठी किमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी किंवा ऑपरेशन्स ह्या प्रायमरी मोडॅलिटी किंवा प्राथमिक जे उपचार लागतात ते ह्या आहेत आणि ह्या अत्यंत गरजेच्या आहेत. ओके, ओके. पेन मॅनेजमेंट याला रिप्लेस करत नाही. ओके, कॅन्सर बरा होणं किंवा कॅन्सर कंट्रोल मध्ये राहणं हे ऑपरेशन, किमो किंवा रेडिएशन या 3च मोडॅलिटीवर अवलंबून असतं. परंतु किंवा इंग्लिश एक परत message ओके, समझ में. सॉरी, थैंक यू मेधा. सो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, ओके, तो कैंसर का ट्रीटमेंट एक तो सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन, ये चीजों से ही होता है. बट ये ट्रीटमेंट के दौरान जो पेन होता है, वो पेन अगर हम मैनेज करते हैं सक्सेसफुली, तो पेशेंट को ये सारे ट्रीटमेंट पेनलेस, इफेक्टिवली और कंप्लीट करने में आसानी होती है,
जो कि उनके कैंसर का प्रोग्रेशन रोक सकते हैं या कैंसर काफी हद तक कंट्रोल में या क्योर भी होता है कुछ चीजों में जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है। अबे आपके केस में उनका कैंसर ऑलरेडी फैला हुआ है, नो डाउट, इसीलिए वो कीमो ने उनको जो रिलीफ दिया है वो बाकी सिम्टम से भी रिलीफ है ना। और पेन रिलीफ की जो जरूरत है वो हमने पूरी की है। तो ये जो यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सबको देना चाहती हूँ, पेशेंट आते हैं, कीमो चल रहा होता है, रेडिएशन, वो पूछते हैं तो मैडम आपका ट्रीटमेंट चालू है तो ये रोकना है क्या? तो ये बात आप सब दिमाग में फिक्स करो, किसी को भी अगर बताना हो, पेन मैनेजमेंट और बाकी कैंसर ट्रीटमेंट साइमल्टेनियस चलते हैं ना। पेन के लिए वो ट्रीटमेंट रोकना है ना उसके लिए पेन ट्रीटमेंट रोकना है, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग तरीके से काम करती हैं और इसका टारगेट रिजल्ट्स अलग होता है। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट सुरेखा जी, आपने यहाँ पे आके ये बहुत बहुत अहम मुद्दे पे थँक्यू मॅम, मला हे सांगता खूप आवडलं. मीच थँक्यू बोलेल तुम्हाला की मला तुम्ही संधी दिली या सगळ्या गोष्टी शेअर करण्याची सगळ्यांसमोर, त्यामुळे मी कम्प्लिटली थँक्यू. हो, कारण तुम्ही शेअर केलं म्हणजे ते जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. डॉक्टर म्हणून आम्ही तर सांगतच आमच्या असतो. आधी आता 2-3 नातेवाईक आहेत, मी मॅडमला त्यांच्याबद्दलही विचारलं तर त्या म्हटल्या की एक वेळेस आपण बघू. म्हणजे त्यांना एवढा उत्साह झाला की त्यांनी एवढ्या आमच्या नातेवाईकांनी पसरवलं, ज्यांना त्रास आहे त्यांचे फोन येतात आम्हाला सारखे की आम्हालाही घेऊन चल म्हणून. आणि पेन मैनेजमेंट मध्ये सगळ्यात समाधानकारक, सबसे सैटिस्फाइंग चीज पेन मैनेजमेंट में यही होती है जो अभी सुरेखा जी ने बोली, जस्ट फ्यू मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन और इतना फरक पड़ता है पेशेंट के अवघ्या लाइफ में. 3 दिवसात मॅडम, अवघ्या 3 दिवसात. असंही नाही की 15 दिवस गेलेत म्हणा, 4 दिवस 5 दिवस, काही नाही, फक्त और 3 यहाँ दिवस. पे मैं मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. मेरे ग्रैंडफादर थे, ओके, दूर के ग्रैंडफादर, उनको भी जबान का कैंसर था, 80 इयर्स ओल्ड और हार्ट पेशेंट थे. तो उनको कीमो और सर्जरी उनके बॉडी के लिए फिट नहीं था, तो उनको रेडिएशन बोला गया. बट इतना पेन था और वो इतने फेडअप थे, वो बोले नहीं अभी एनीवे कैंसर है, कभी ना कभी तो जाना है, अभी कुछ मुझे नहीं करना है, जैसा है वैसा चलने दो. मैंने उनको बोला आपको ना मैं सिर्फ पेन का ट्रीटमेंट दूंगी, आपको कैंसर का नहीं दूंगी, आप आ जाओ, ठीक है. तो उनको मैंने एक इधर छोटा सा नर्व ब्लॉक दिया जो वो एरिया के टंग का पेन कंट्रोल करता है, ओके, इधर छोटा सा भूल देके. उसके बाद जो उनको पेन रिलीफ मिला ना सुरेखा जी, उन्होंने बोला नहीं अभी मुझे रेडिएशन लेना है. पेन रिलीफ के बाद उनको एक होप आया, नहीं बाबा जिंदगी हो सकती है. और ये यहाँ पे इतना जरूरी है क्योंकि पेशेंट अपसेट रहते हैं, रिलेटिव्स, केयर गिवर को ऐसा लगता है बाबा दिस इज द एंड. ऐसा नहीं है, जो भी लाइफ बची है वो कंफर्टेबली और विदाउट पेन जीने का ये बहुत इफेक्टिव तरीका है. ओके, थँक्यू सो मच. अविनाश, सुरेखा, आता तुम्ही प्लीज स्वतःला अनम्यूट करा. ओके ओके मॅम. अँड अविनाश जी, आय हॅव सेंड यू द प्रॉम्प्ट, आस्क टू अनम्यूट. तुम्ही स्वतःला करू शकता अनम्यूट. बोला. तो कोणाला काही प्रश्न असले, किसी को अगर कुछ सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं. हा, मी अविनाश जोशी बोलतोय. मला असं विचारायचं आहे की गुडघेदुखी म्हणजे वयामुळे जी काही झीज होते गुडघ्यांची, त्यामुळे गुडघे बऱ्याचदा दुखतात चालताना किंवा जिना उतरताना विशेष करून. तर असे झीज जे होते पण ऑपरेशन करायची इच्छा नाहीये, तर अशा वेळी आपण ट्रीटमेंट काय प्रकारची देऊ शकता? मेधा सांगते की मी बोलू? बरं, ठीक आहे. गुडघ्याची झीज झाली, ऑपरेशन करायची इच्छा नाही. परफेक्ट. सो गुडघ्याची झीज याच्या वेगवेगळ्या कॅटेगरीज असतात. ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 कॅटेगरीज असतात. आता याच्यामध्ये साधारणपणे 5वी जी कॅटेगरी असते ना, तिला 100% ऑपरेशन हाच पर्याय असतो. पहिली जी कॅटेगरी आहे ती तुमच्या वयाच्या आणि शारीरिक कुवतीच्या मानाने पहिली कॅटेगरी ही फक्त औषधे किंवा व्यायामाने कंट्रोल होण्यासारखी असते. आणि 2, 3, 4 या ज्या कॅटेगरी येतात ना, ह्या पेन मॅनेजमेंट मध्ये खूप सुंदररित्या कव्हर होतात. मी सुंदर हा शब्द का वापरला ना, कारण बऱ्याचदा ह्या 2, 3, 4 कॅटेगरीचे पेशंट 50 किंवा 60च्या पुढचे असतात.
तुम्ही जसं म्हणालात तसं ऑपरेशन करायची इच्छा नाहीये किंवा बॉडी साथ देत नाहीये, शरीर साथ देत नाहीये, फिटनेस नाहीये. आम्ही भूलतज्ञ आहोत. बऱ्याचदा तुम्हाला सांगितलं जातं की तुम्हाला भूल झेपणार नाही. तिसरी गोष्ट की या सगळ्या ज्या ऑपरेशनसाठी लागणाऱ्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये बाकीचे जे आपले आजार असतात, जे 50-60 नंतर आजकाल भारतासारख्या ठिकाणी देखील दर दुसऱ्या माणसाला एकतर ब्लड प्रेशर आहे किंवा डायबिटीस आहे. आणि हे जे आजार आहेत, ब्लड प्रेशर, डायबिटीस, हार्ट प्रॉब्लेम्स, किडनी प्रॉब्लेम्स, थायरॉइड, तर हे आजार तुमचं होणारं ऑपरेशन, त्यासाठी दिली जाणारी भूल किंवा हा गुडघेदुखीचा आजार याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेट करण्याचे खूप चान्सेस असतात. आणि त्यामुळे अशा वेळी नॉन सर्जिकल ऑप्शन हा आपण प्रेफर करण्याचे चान्सेस खूप जास्त असतात. आणि तुम्ही जसं म्हणालात जोशी साहेब, तसं याच्यासाठी 3 ते 4 ऑप्शन्स आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण गुडघ्यामध्ये इंजेक्शन देतो. एक व्हिस्को सप्लिमेंटेशन म्हणून प्रकारे ऐकलं असेल तुम्ही, रेडीमेड इंजेक्शन येतं, जेणेकरून त्या खुर्च्याचं लाइनिंग, लुब्रिकंट, जसं ऑइल इंजिन असतं, इंजिन ऑइल कसं ते लुब्रिकेशनचं काम करतं, तसं ते इंजेक्शन असतं. दुसरं इंजेक्शन प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा, याच्याविषयी मेधा थोडं डिटेलमध्ये बोलेल. ते काय असतं, हे फार नवीन आहे आणि ते फक्त पेन मॅनेजमेंटमध्ये वापरलं जातं आणि ते सगळ्यात सेफ मेथड आहे. तिसरं इंजेक्शन जे असतं जेनिक्युलर नर्व ब्लॉक म्हणून, म्हणजे याच्यामध्ये गुडघ्याच्या भोवतीच्या ज्या नसा असतात, गुडघा बदलत नाही, ऑपरेशन करत नाही, काही नाही, फक्त गुडघ्याला पेन संवेदना वाहून देणाऱ्या मशीनरी इतकी ऍडव्हान्स आहे, इतने टू द पॉइंट हमारे आजकल के ट्रीटमेंट ऑप्शंस है कि सिर्फ पेन सेंसेशन कैरी करने वाले जो नर्व्स है ना, सिर्फ उसको हम ब्लॉक करते हैं. पेशेंट को लगता है मैं चल पाऊंगा ना, ब्लॉक करेंगे मतलब मेरे पैर पैरालाइज हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता. ट्रीटमेंट और मशीनरी इतने एडवांस है, सिर्फ पेन सेंसेशन ब्लॉक करते हैं. आपको चलने, इनफैक्ट दैट इज द पर्पज ना, ट्रीटमेंट का पर्पज वही है, आपका चलना फिरना सब आसानी से हो. तो Yes. डिपेंडिंग ऑन ग्रेड 2 है, 3 है, 4 है, आपका फिजिकल कैपेसिटी कैसा है, आपका इम्यूनिटी कैसा है. जैसे मेधा ने बोला 10 नी पेन के पेशेंट लो एट अ टाइम, 10 का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा और यही पेन मैनेजमेंट का ब्यूटी है. जैसे कि आप 10 अपेंडिक्स के पेशेंट लो, 5 में से मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, 5 को सर्जरी लगेगी. वैसा पेन मैनेजमेंट के 10 नी अलग होते हैं, एज पर एज, एज पर ऑक्यूपेशन, एज पर आपकी फिजिकल कैपेसिटी, एज पर आपका एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ, ये वेरी होता है. ठीक है, आई होप दैट आन्सर्स युअर क्वेश्चन. या पण तुम्ही ही जी ग्रेड जी आहे ती कशी ठरवता, ती तपासणी करून ग्रेड आम्ही ठरवता? एक्सरे आणि सोनोग्राफीवर ठरवतो. आणि ते जेव्हा पेशेंट येतो, बेसिकली पेन मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंट को फिजिकली चेक करना. ये चीजें आजकल का जमाना ऑनलाइन कंसल्टेशन का हो रहा है. अभी आप जैसे कैंसर के रिपोर्ट भेजो, जैसे सुरेखा जी है, पेट स्कैन करते हैं पेशेंट का, उन्होंने पेट स्कैन डॉक्टर को व्हाट्सएप पे भेज दिया तो भी समझ जाता है ना. हेडेक का MRI भेज दिया तो भी समझ जाता है. पेन के लिए पेशेंट सामने चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट विजिट, पेशेंट को चेक करके, एग्जामिन करके, हिस्ट्री पूछ के, ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं, एक्चुअल एग्जामिन करके. तुमच्या क्लिनिकचा ऍड्रेस शेअर करा ना जरा. क्या, सॉरी? क्लिनिकचा ऍड्रेस तुमचा शेअर करा ना. हो, ते मी करते शेअर. मी ना चॅट बॉक्स मध्ये मॅडमने आय थिंक आता अपॉइंटमेंटचा फोन नंबर नंबर टाकलाय, शेअर केलाय. त्या नंबर फोन share. नंबरवर तुम्हाला सगळे ऍड्रेस, टाइम, लोकेशन सगळे डिटेल मध्ये मेसेज येईल, व्हॉट्सअप येईल, समजावलं जाईल कॉलवर. सो डोंट वरी. ओके, थँक्यू व्हेरी सो मच. मच. मॅम 2 प्रश्न आले होते. हा, शिरीष जोशी यांचा प्रश्न आहे. आय एम शिरीष जोशी फ्रॉम कोल्हापूर. I had prostate cancer. My left leg very painful. So please give me your mobile number. Okay. Prashna nahi, he was asking for number. नंबर दिलाय. And फॉर हेल्दी For नीज healthy शुड knees, मसाज, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन रिक्वायर्ड, प्लीज डिस्कस. ओके, अभी 5 मिनट में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो है स्मृति मैडम, वो आपको एक तो पेन ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशन करने हैं, और पेन होने के बाद क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट. ओके, तो इसके बारे में जो उनका सेशन होगा, इसमें इसका काफी आंसर कवर हो जाएगा. नहीं अभी स्मृति ने नोट कर लिया होगा तो डेफिनेटली शी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन जब एक्सरसाइज और मेडिसिन का पार्ट आता है. मैं सिर्फ एक बोलना चाहूंगी, जब भी पेन होता है
तो सबसे पहली चीज, हर रोज के एक्सरसाइज या वॉकिंग पहले रोकना है जब पेन चालू होता है तब। नॉर्मल फिटनेस के लिए डेफिनेटली करना है, बट कोई भी अगर सिम्टम है तो पहले वो रोकना है, वरना वो बढ़ता है। और डॉक्टर को कंसल्ट करो, आपके आजू बाजू कोई भी बेसिक डॉक्टर हो, पहले उसको अप्रोच करो, ठीक है। और मेडिसिन उनके एडवाइस से लो, ना कि काउंटर पे जाके ओवर द काउंटर। 200-300 रुपए से ज्यादा कंसल्टेशन नहीं होता, बट ये फाइनली आपके हेल्थ के लिए है। लॉन्ग टर्म में वो मेडिसिन बॉडी पे इतना असर करती है, वो सिर्फ बाद में समझ आता है। आई होप दैट satisfies the answer. Medha, go on, please. Yes. So there is one more question. How is the root cause of pain ascertained? If pain is the body's reaction mechanism to some. Yes. So hi Asit. और इसका बेसिकली मैंने जैसे जवाब दिया कि पेन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेफिनेटली है और वो संरक्षक है हमारे लिए। जैसे मुझे पता तो चलना चाहिए कि मुझे कुछ कांटा चुभ रहा है, नहीं तो मैं ऐसे ही चलती रहूंगी तो वो बड़ा वुंड हो जाएगा। बट कभी-कभी जो पेन होता है, पेन कंडीशंस ऐसे होते हैं कि कुछ इंजुरी नहीं है फिर भी पेन होता है, ऐसे कंडीशंस होते हैं। या फिर इंजुरी हील हो गई है फिर भी पेन कंटिन्यूड है और उसका कुछ रिलेशन नहीं है। इट इज नो लॉन्गर अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नाउ। पहले वो प्रोटेक्टिव था, तब थैंक यू बोला पेन को और उसके लिए वो कॉज हटाया। बट अभी उसके बाद भी पेन हो रहा है, उसके प्रपोर्शन में कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये सही है कि पेन को हम चलते देना, मतलब we should not allow this pain to happen because it's not fair. Because see, for a person जिसको पेन नहीं है, उसके लिए तो मतलब दुनिया हरी भरी है, ओके। बट अगर मुझे पेन है तो मेरे लिए तो मतलब आई जस्ट कैन नॉट सी एनीथिंग गुड इन लाइफ एनी मोर। जिसने ये ऐसे बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन एक्सपीरियंस किया है ना लाइफ में, उसको पता चलेगा। आई वॉन्ट अ क्विक रेज ऑफ हैंड्स, अगर किसी ने बहुत ज्यादा पेन एक्सपीरियंस किया है लाइफ में और मतलब ऐसा कि यू कैन नॉट डिस्क्राइब, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, हाथ उठाएंगे तो मुझे पता चलेगा। और आई कैन ऑल्सो रिलेट, मुझे भी हुआ है, मैं भी आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोस। तो जब पेन होता है ना, तो यू जस्ट कैनॉट गो ऑन विथ योर लाइफ। और सेकेंड थिंग ये है कि पेन मैनेजमेंट में ना हम लोग प्रोटेक्टिव जो पेन है उसको नहीं निकालते हैं। जो पैथोजेनिक पेन है, जिसको हम बोलते हैं कि अननेसेसरी है, जो हमें एक्चुअली कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है इसके बारे में। जैसे मेरा अगर घुटना दुख रहा है तो मैं घुटने के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करूंगी या जो भी ट्रीटमेंट लूंगी डॉक्टर से, दैट इज ओके। बट इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि मैं कुछ भी चल भी नहीं पा रही हूँ, तो दैट पेन इज नॉट गुड। और वी कैन नॉट निग्लेक्ट दैट पेन, वी कैन नॉट मतलब ट्रीटमेंट नहीं करना ये सही नहीं रहेगा यहाँ पे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, आसिफ। Okay, Medha, there is one more question, so I would like to answer that. It's little complicated और इसमें काफी thank you Anshita ma'am again. She's asking about Ayurveda and other pathies. Okay, so first of all, with due respect to all pathies, okay, all pathies, सब जो science है और सब जो modalities है, वो अपनी अपनी जगह उनका foundation है, उनका base है, okay. Every pathy has its science एंड उनके ट्रीटमेंट के अपने अपने तरीके रहते हैं, ओके। ओनली थिंग आई एडवाइस टू माय पेशेंट इज, और होते हैं डेफिनेटली, इवन माय कजन्स, मेरे फैमिली में डॉक्टर्स है आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, कभी कभी मे भी किसी प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव टेकन माई सेल्फ होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। सो इट्स नॉट अबाउट पैथी। तो ये चीजें डेफिनेटली एग्जिस्टिंग है, काम करती है। मैं सिर्फ पेशेंट को एडवाइस करती हूँ, कोई भी दो पैथी एट ए टाइम मिक्स मत करो, ओके। आपको एलोपैथी लेना है तो आपको पहले जो कुछ चल रहा है वो छोड़ना होगा, या आपको अगर उससे रिलीफ मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको उससे आराम है तो आप पैथी स्विच ओवर करोगे ही नहीं ना। आपको अगर आराम नहीं है तभी आप दूसरे पैथी का विचार करोगे और आओगे उनके पास, डॉक्टर के पास, ठीक है। सो एक चीज सिर्फ याद रखना, प्लीज डोंट मिक्स टू पैथीज, क्योंकि बेसिकली मेडिसिन अलग नहीं होते, काफी हद तक ओवरलैपिंग होते हैं, ओनली फॉर्म अलग होता है। जैसे कि आयुर्वेद में समटाइम्स दे गिव इट इन पाउडर फॉर्म, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे टैबलेट्स रहते हैं। होम्योपैथी में दे पुट इट एज अ सॉल्यूशन कवरिंग द दोज शुगर कोटेड टैबलेट्स, ओके।
सो इट इज जस्ट द चेंज ऑफ फॉर्म. आई हैव डिस्कस्ड विथ मेनी डॉक्टर्स माई सेल्फ कि बाबा आपका अलग कुछ है क्या, मेरे पेशेंट को जो भी काम आता है मुझे चाहिए. मेरा ऐसा नहीं कि मेरी पैथी बेस्ट है और मेरा ही ट्रीटमेंट काम करे. हमारा मोटो ये है जो भी काम करे पेशेंट को रिलीफ चाहिए बस. और फिर पेशेंट मुझे पूछते मैडम इससे रिलीफ है तो प्लीज कंटिन्यू. बट most of the time 99% of the time patient comes to me because they don't have relief, and then they have this confusion कि बाबा क्या करूं मैडम, इससे ना थोड़ा रिलीफ आया था पर फिर से पेन चालू हुआ. देन आई एडवाइस अभी आप मेरे पास हो तो थोड़े दिन उसे होल्ड करके देखते हैं, मेरा चालू करो. एट अ टाइम दो ओवरलैप मत करो, क्योंकि अगर मेडिसिन के इंटरएक्शन हुए आयुर्वेदिक एलोपैथी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक तो उसका असर पेशेंट के बॉडी पे होता है. सो पेशेंट को ज्यादा तकलीफ हो सकती है. दैट इज द ओनली रीजन पैथी मिक्स नहीं करनी है. ओके अदरवाइज जिसको जो रिलीफ मिलता है जो होता है वो कंटिन्यू करते ही है. राइट. ओके एनी अदर क्वेश्चन मुक्ता? So shall we go to the next segment? There is what are the modalities of pain management? ये और एक सवाल आया है मैम. ओके वेरिकोज वेन का पेन, मैं ये 2-3 क्वेश्चन क्विकली लेती हूँ अभी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट नाउ, अभी ना पर्सनल ऐसा ही होता है पेन अवेयरनेस के सेशन में ना, जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ता है हर एक को ना अपने आजू बाजू के पेशेंट दिखाई. घर में every home has 2 chronic pain patients. That's the fact, that's the reality. Okay, and that's why this is all coming up. Okay, with due respect, acknowledge everyone. I really would like to acknowledge everyone, and it is out of scope of this session to answer every question. So वेरिकोज वेन का जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल होता है. So आपको जो वेरिकोसिटी के डॉक्टर है ना, जो वास्कुलर सर्जन बोलते हैं ना, वो ये ट्रीटमेंट करते हैं. तो प्लीज एक बार उनसे कंसल्ट करो. और अगर वो बोलते हैं कि ये वेरिकोसिटी से नहीं है तो फिर वो लेग पेन हमारा हो सकता है, आप हमारे पास आ जाओ. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन मुक्ता, क्योंकि अभी हमें फिजियो के सेशन के तरफ जाना है. मोडालिटीज के बारे में और एक हाँ. सवाल आया है. हाँ मोडालिटीज हम अभी काफी देर से वही बोल रहे हैं. एक तो मेडिसिन है, थेरेपीज है. थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मसल और जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ऑब्वियसली उसके लिए थेरेपी चाहिए. थर्ड थिंग जैसे मेधा ने बताया, पर्टिकुलर सिलेक्टिव नर्व मॉड्यूलेशन. ओके नर्व ब्लॉक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेन ब्लॉक करना है, आपको समझो, इसलिए हम वो ब्लॉक शब्द उधर डालते हैं. बट मेडिकल फील्ड में उसको नर्व मॉड्यूलेशन बोलते हैं. और जो मैंने बोला ना सिलेक्टिवली पेन सेंसेशन ब्लॉक करना, तो इसको मॉड्यूलेशन वर्ड है. वही नर्व वही चलने में भी मदद करती है, वही मतलब उसकी आजू बाजू, एंड उसके आजू बाजू में पेन सेंसेशन कैरी होता है. बट ट्रीटमेंट इतना एडवांस है कि वो आपको चलने को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता, वो सिर्फ पेन ब्लॉक करता है. ठीक है. देन स्पाइन पेन रिलेटेड कुछ मॉड्यूलेशन थेरेपीज में जैसे एपिड्यूरल इंजेक्शंस रहते हैं. हेडेक के लिए या फेशियल पेन के लिए, नी पेन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करके मोडालिटी रहती है. ओके सो ऐसे अलग. और जो मैंने बोला पीआरपी, मेधा डिड यू एड्रेस पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी? ओके तो आई वांट यू टू टेल इन डिटेल अबाउट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो एकदम नॉवेल मोडालिटी है. स्पोर्ट्स इंजुरी और डीजनरेटिव जॉइंट, जैसे कि बुढ़ापे में होने वाले जॉइंट इश्यूज, नी जॉइंट है, एंकल है, हिप है, शोल्डर है, तो इसके लिए पीआरपी वंडरफुली काम करता है. ओके मेधा प्लीज पीआरपी नाउ. सो पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे डैमेज्ड मसल्स है या बोन्स है, जॉइंट्स है, तो उसके लिए मतलब जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एजिंग की वजह से वो डीजनरेशन थोड़ा होता ही, मतलब बूढ़े हो जाते हैं हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स बूढ़े होने लगते हैं और फिर वहां पे पेन शुरू होता है. तो फिर उसे कैसे ठीक करें, उसको फिर से थोड़ा मतलब हील रिजुविनेट कैसे किया जाए. तो फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक थेरेपी है जिसमें उसी व्यक्ति का ब्लड लेते हैं, उसमें से प्यूरिफाई करते हैं और जो उसमें कंपोनेंट्स रहते हैं ना कि रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा है, उसको सेपरेट करके प्लेटलेट्स युक्त प्लाज्मा होता है, जिसमें ऐसा प्लाज्मा जिसमें प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो, वो पार्ट लेके उसको मतलब स्पेशलाइज मशीन से प्यूरिफाई करके जहां पे पेन हो रहा है और जो मतलब आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये पेन थके हुए मसल्स या थके हुए जॉइंट्स की वजह से हो रहा है, उसमें हम डालते हैं.
तो ऐसे देखा जाता है कि उसमें हीलिंग शुरू हो जाता है। मतलब जो डिजनरेशन हुआ था एज रिलेटेड या फिर कुछ इंजुरी हुई थी, तो उसमें ना धीरे-धीरे अंदर से हीलिंग शुरू होता है। और क्योंकि पेशेंट का ही खुद का ब्लड होता है, तो दूसरे का ब्लड भी हम ही लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर दूसरे केमिकल्स भी उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हीलिंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये बॉडी खुद के इसको रिकॉग्नाइज़ बहुत अच्छा करता है और रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करता है। तो उसके कुछ दिनों में अंदर से हील होना शुरू होता है और ये ना स्पोर्ट्स इंजुरीज में भी बहुत यूज होता है क्योंकि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं और उनका कुछ एल्बो है या घुटने जो हो जाते हैं ना, तो बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज है ना, सेलिब्रिटी फुटबॉलर्स या स्टार्स जो है, वो लोग बाकी कुछ प्रेफर नहीं करते हैं मगर वो पीआरपी प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज अ रीजनरेटिव थेरेपी। दैट इज अ न्यू मोडालिटी और बहुत लोगों में बहुत काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अगर किसी के कुछ भी दर्द कर रहा है वो एलिजिबल है तो उनमें हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग जो मोडालिटीज है ना उसमें ये भी एक है। ओके, सो थैंक्स अ लॉट डॉक्टर मेधा, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था। और वर्षा जी आपने भी बहुत डिटेल में सब कुछ बताया। तो अभी मैं डॉक्टर स्मृति साहू से सवाल करना चाहती हूँ कि आप घर पे किए जाने वाले कुछ एक्सरसाइजेस बता सकती है क्या, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे और वेदनाओं से हम दूर रहे? तो हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहली बात कि हर एक इंसान के लिए जैसे थेरेपीज अलग है, मेडिसिन अलग है, वैसे हर एक जॉइंट, हर एक मसल एंड प्लस हर एक इंसान के लिए एक्सरसाइजेस अलग रहते हैं। ठीक है? सो नॉट नेसेसरी कि जो अपने अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान रहता है जो जिम जाता है, जो वो घर पे वर्कआउट करता है, या फिर जो डॉक्टर के पास जाता है, फिजियो के पास में। ठीक है? सो एक्सरसाइजेस चाहे सेम रहे बट अपना वे ऑफ डूइंग इट, कि आपका पैर का एंगुलेशन, बॉडी का एंगुलेशन, वो कैसा रहना चाहिए, वो बहुत। ठीक है? सो बेसिक एक्सरसाइजेस मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहूंगी क्योंकि जस्ट इन केस अगर आपको कोई तकलीफ है एंड रीजन उसका कुछ और है एंड आपने एक्सरसाइजेस किए, कभी कभी एक्सरसाइज करने पे भी लोगों का पेन बढ़ता है। ठीक है? पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अलाइव हो, आप जिंदा हो, तो आपको पेन होने ही वाला है, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे वो नी पेन रहे, चाहे सरदर्द रहे। पेन अपनी बॉडी का एक तरीका होता है, वे होता है का बताने के लिए कि अगर सरदर्द हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है जिसको अपने को अब ध्यान देना है। सरदर्द गले के मसल्स की वजह से हो सकता है, कंधे की वजह से हो सकता है, एसिडिटी की वजह से हो सकता है, खाना नहीं खाने की वजह से हो सकता है, पानी नहीं पीने की वजह से हो सकता है। ठीक है? अगर इतने सारे रीजन है तो डेफिनेटली हर एक रीजन के हिसाब से जो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है वो चेंज होता है। ओके? सो मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे अभी चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पाइन, शोल्डर एंड नेक को हेल्दी कैसे रखें। ठीक है? सो सबसे पहली बात जो है वो है आपका बॉडी पॉस्चर, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, मोबाइल चेक करने का तरीका, XYZ, लाइक कुछ भी काम करने का एक तरीका होता है। अगर अपनी बॉडी झुकी हुई रहे, सपोजिंग दिस इज हाउ अपना बॉडी स्ट्रेट, बट अगर यही झुक गया एंड गर्दन आगे की तरफ में आ गई तो नेक मसल स्ट्रेन होंगे, शोल्डर स्ट्रेन होगा, बैक स्ट्रेन होगी, जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है। ओके? सेकेंडली, जिनको बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम रहता है, हाथ कंटिन्यूसली, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे हाउसवाइफ्स हो गए, दिवाली के टाइम पे जब आप फराळ बनाते हैं, मिक्स करने के लिए चाहे आप आपका पंजा यूज कर रहे हो, एल्बो यूज कर, थकान कंधों में होती है। ठीक है? हाथ में यस, बहुत देर तक अगर आप कल्चरल ग्रिप करते हो तो अपने को तकलीफ होती है, बट अपने को पूरा अपर बॉडी पेन करता है। ठीक है? सो अपने मसल्स सारे इंटरकनेक्टेड है। नॉट नेसेसरीली कि अगर मुझे पेन एल्बो में हो रहा है
तो एल्बो में ही कुछ तकलीफ है। हो सकता है कि आपके एल्बो के ऊपर कंधे के मसल्स थके हुए हो, या फिर आपके हाथ पंजे थके हुए हो, या फिर आपके हाथों का ज्यादा काम हुआ है। ओके, सो यस, दैट इज वेरी डिफरेंट। मैं एक चीज आपको ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज किसी का भी ऑनगोइंग एक्सरसाइज प्रोटोकॉल या फिर विदाउट असेसमेंट कोई भी रूटीन चालू करना, किसी का देख के चालू करना, यूट्यूब पे से देख के चालू करना, वो चीज थोड़ा सा अवॉइड कर। डेफिनेटली यस, एक्सरसाइज वही है जो हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल, बट कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट करेगी या फिर कौन सी एक्सरसाइज आपको पहले शुरू करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो सबसे पहली बात ये रहेगी कि यस, पेन, another question that was there in the chat box, just a second. Yes, आसिफ गोड बोले रूट कॉज ऑफ द पेन। ठीक है, सो यस, रूट कॉज आपका मसल रहेगा, आपका जॉइंट रहेगा, आपका बॉडी पोस्चर रहेगा। बट अगर आपको पेन बहुत ज्यादा है, अगर आप बिल्कुल घर के एक्टिविटीज ही नहीं कर पा रहे, देन एक्सरसाइज करना, मूवमेंट करना पेनफुल हो जाता है। ठीक है, उसमें अपन स्ट्रेनर्स, मसल स्ट्रेंथनिंग, XYZ, एनीथिंग इन द स्टार्ट जिसकी वजह से पेन और बढ़े, वो नहीं शुरू कर सकते। सो दैट इज वेयर पेन मैनेजमेंट कम्स, कि आपका जो एकदम हैवी पेन है वो कम हो, सो दैट जब फिजियोथेरेपी शुरू हो या फिर आप एक्सरसाइज शुरू करें, उसकी वजह से जो आती है, जो हल्का सा एक बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील होता है, वो एड्रेस होता है। सो दैट इज वेयर आपका रूट कॉज को अपन फोकस करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था ठंडी में। सो सबने नोटिस किया होगा, कभी भी कहीं पे भी चोट लगी है, कोई भी मुक्का मार लगा है, फ्रैक्चर हुआ है, ठंडी में, बारिश में वो बहुत ज्यादा पेन करता है। वर्षा मैम ने वो चीज क्लियर की कि यस, मस्कुलर पेन, मसल्स अकड़ते हैं, अपना बॉडी मूव नहीं करता है, अपने से हल्का सा अपने को अकड़ महसूस होती है। वो चीज अवॉइड कैसे करना है? सबसे पहली बात, डायरेक्ट हवा, अगर आपका कोई जॉइंट मसल ऑलरेडी पेनफुल है तो कोशिश करिए कि डायरेक्ट हवा, ठंडी हवा बॉडी को लगे नहीं। सो सपोजिंग मेरे को रिस्ट में पेन है, तो कोशिश करना है कि जब आप बाहर जा रहे हो या फिर आप नॉर्मली भी बैठे हो, इफ यू आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग टीवी, तो थोड़ा सा उसको कवर करके रहिए। रात में ग्लव्स पहन के, नहीं तो अच्छे से उसको चादर में ढक के सोइए, सो दैट वार्मथ रहे बॉडी में। सेकेंडली, पैरों में बहुत दर्द देता है। ठीक है, ठंडी के टाइम पे लोगों को पैरों में बहुत दर्द होता है। दैट इज ऑल्सो मेनली आपका मस्कुलर फैक्टर। पैर अगर ठंडे होंगे, सो वो ठंडक अपनी बॉडी में जाती है। सो अवॉइड कैसे करना है? चप्पल पहन के रहिए एवरीबडी। ठंडी में, नॉट ओनली ठंडी में, एवरी टाइम कोशिश करिए कि आप चप्पल पहन। जिनको ऑलरेडी नीज में पेन है या फिर कमर में पेन है, वो लोग कोशिश करें कि या तो वो लोग पजामा पहन के रह रहे हैं या फिर वो लोग मोजा डाल के रह रहे हैं। रात में भी चद्दर से प्रॉपरली ढकना है, सो दैट मॉर्निंग में अकड़न नहीं रहे एंड दैट पेन कैन रिड्यूस। आपको बॉडी को टाइम देना है कि वो हील हो सके। ठीक है, सो दीज आर फ्यू वेज जिससे आप ना थोड़ा पेन ये मौसम में आप अवॉइड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू another question that is there in the chat box is okay, I think all of them have been done. एक सवाल है Okay. चैट बॉक्स में, Okay. हाउ टू कीप स्पाइन एंड Neck, yes. प्लीज So थ्रो that सम is लाइट ऑन हाउ टू कीप स्पाइन एंड शोल्डर एंड नेक हेल्दी। ओके, ये हुआ था। ओके, सो फर्स्ट थिंग उसमें मैटर करती है कि आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया। ठीक है, आपकी बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, जस्ट सो स्ट्रेट मींस शोल्डर्स थोड़े से पीछे, गर्दन सीधी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पीछे की तरफ में जाते हैं,
ठीक है। सो उसमें कैसा होगा कि अपना जो एक बॉडी के थ्रू एक इमेजिनरी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना बॉडी का लाइन जाता है। इसके होगा अपन बहुत ज्यादा आगे झुकते तो अपने को लगता है कि अपन आगे गिर जाएंगे, पीछे की तरफ में अगर टेक के बैठते हैं देन अपन को पीछे गिरने की फीलिंग आती है। सो दैट मीन्स आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाइन शिफ्ट होती है, ठीक है। सो पहली चीज आपको सीधा बैठना है। 24 घंटे सीधा बैठना इजी नहीं है एंड पॉसिबल भी नहीं है, बट जब भी आपको याद आता है या फिर आप नोटिस करते हो कि आप झुके हुए हो, सबसे पहला काम है कि आपको सीधा बैठना है, ठीक है। दूसरी बात, मसल स्ट्रेंथ इज कोर मसल स्ट्रेंथ। सिर्फ वो मसल्स नहीं जो अपने को बाहर में दिखती है, बाइसेप्स, वर्कआउट्स, जिम, ट्राइसेप्स, शोल्डर, पैरों के मसल्स, बट आपका जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो आपके बोन्स को पकड़ के रखता है, द कोर ऑफ योर बॉडी, वो भी स्ट्रेंथन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सारे मसल्स को स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बेसिक मूवमेंट्स, सीधा बैठना है। अगर आप झुक के गर्दन आगे झुकाओगे तो आपको पीठ पे खिंचाव महसूस होगा, नहीं तो, ठीक है। सो मूवमेंट के टाइम पे भी आपको एक न्यूट्रल पोजीशन में बैठना है। उसमें आप सिंपल नेक मूवमेंट्स स्लोली कर सकते हो, झटके से मूवमेंट नहीं करना है। अगर मसल को आदत नहीं है और उसमें ताकत नहीं है, अगर आपने फास्ट मूवमेंट किए देन अगेन कभी कभी लोगों को नस चटक जाती है, मसल अकड़ जाती है, पेन हो जाता है, सडनली मूव किया कि फिर उनकी गर्दन अकड़ जाती है। सो अगर मसल में स्ट्रेंथ नहीं है देन ऐसे एपिसोड्स होते हैं, ठीक है। सिंपल थिंग, रिस्ट मूवमेंट, एल्बो मूवमेंट, शोल्डर, बॉडी मूवमेंट, टो टचिंग, बेसिक मूवमेंट्स आप कर सकते हो। बेसिक मूवमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, दैट इज द मोस्ट फर्स्ट स्टेज, दैट आपके मसल्स पहले मूव होने चाहिए, उसके बाद में ही आप ताकत भर सकते हो। जैसे अपने घर के राशन के डब्बे रहते हैं, अगर हाँ मैम, डॉक्टर स्मृति, एक्चुअली हम लोग ने ये डिस्कस भी किया था एक्चुअली क्लिनिक में कि जब भी आप सुबह तो डायरेक्टली आप चलना मत शुरू करो। दैट इज वन गुड टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, स्पेशली इन यस, ठंडी के मौसम में। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग सडनली उठते हैं या अलार्म से उठते हैं और उस जर्क से अरे ये टाइम हो गया, मुझे ये करना चाहिए, तो सडनली दैट थॉट कम्स इन योर माइंड और जर्क से हम उठते हैं और कुछ उसमें इंजुरी होती है। तो आफ्टर गेटिंग अप यू शुड मूव ऑल योर जॉइंट्स ग्रेजुअली, वेक देम अप। अभी 6-7 घंटे से या 7-8 घंटे से बेड में सोए हुए जॉइंट्स हैं, तो झटके से मत उठाओ उनको। या फिर हम लोग क्या, बहुत बार लोग ये भी कर रहे हैं कि आजकल मोबाइल पे ये देखते रहो, फिर मतलब शुरू होता है जो पोस्चर, दिन की शुरुआत से ही अपना पोस्चर खराब हो जाता है। तो दोनों यस, चीजें रिक्वेस्ट यू डोंट डू। आफ्टर वेकिंग अप बी वेरी माइंडफुल, अपने सारे जॉइंट्स को, मसल्स को वेक देम अप एंड देन धीरे से यू गेट आउट ऑफ योर बेड ऑन बोथ योर फीट, दोनों पैरों के ऊपर एक साथ वजन देके उठना है। यस। तो अदर थिंग पेन अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली सीधा नहीं उठना है। एक करवट पे आइए, थोड़ा सा हाथों को पुश करिए, थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव करिए एंड देन यू गेट अप, ठीक है। क्योंकि अपनी बॉडी नींद में रहती है, मसल सारे सोए हुए रहते हैं, ठीक है। एकदम से अगर आप उसको झटका देंगे देन यस, स्पैज्म आने के चांसेस है एंड देन दैट विल बी पेनफुल। सो इफ एट ऑल अगर आपको पेन नहीं है, छोटी छोटी चीजें अगर आप अभी से चेंज करना शुरू करेंगे देन जो आपका पेन जो मे बी कहिए 6 महीने में, 6 साल में आने वाला है, वो और सालों के लिए टल सकता है। योर बॉडी विल बी मोर हेल्दी, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है, आजकल स्पैज्म क्यों होता है, ठीक है। पोस्चर से रिलेटेड ना सडन, हाँ, पोस्चर एक्चुअली सबका खराब है, ठीक ये है। जितने मोबाइल लोगों का वीडियो ऑन है उतने सब लाइक या तो एक टेक के बैठे हैं, कोई ऐसा बैठा है, ठीक है, somebody is like एकदम पूरा झुका हुआ है। सो अपनी बॉडी को सपोर्ट तब चाहिए पड़ता है जब अपने मसल्स थक जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, फोन कैसे यूज करना है, कोशिश करिए कि आप पूरे झुके नहीं है फोन, ठीक है। थोड़ी सी नजरें, थोड़ी सी गर्दन, थोड़े से हाथ, थोड़ा सा फोन ऊपर लेके आइए, थोड़ी सी गर्दन उठाइए एंड देन आपकी नजरें मूव होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज वन वेरी गुड वे कि आप नेक पेन, अपर बैक पेन अवॉइड कर सकते हैं। मैं ऐसे दिखाती हूँ, देखिए ये जो एंगल है ना, ये बहुत, मतलब आप रास्ते में भी देखोगे लाइक दिस, रास्ते में सब लोग ऐसे हैं, ओके।
ये एंगल है, तो ये बहुत डेंजरस है। कोशिश करो कि ये एंगल आप ऐसा रखें। कोई भी आजकल तो डिवाइस देखना मतलब कंपल्सरी हो गया, यू कांट अवॉइड इट। या मोबाइल, लैपटॉप, कोविड के बाद में तो एवरीबॉडी इज ऑन अ डिवाइस। मगर Yes, true. कोशिश करो कि ये एंगल ऐसा नहीं हो, ये एंगल ऐसा हो, ताकि आपकी नेक और शोल्डर्स की हेल्थ अच्छी रहे। सेकेंडली, रात को सोते समय लोगों की आदत रहती है कि जब तक नींद नहीं लगती है वो बुक, मूवी वो देखते हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग वेरी बैड फॉर योर नेक, क्योंकि अपनी जब बॉडी लेटी हुई रहती है या तो गर्दन टेढ़ी रहेगी, फोन को एडजस्ट करने के लिए अपना हाथ खिंचा हुआ रहेगा, ठीक है, इट इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। फोन यूज करिए, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, फोन यूज करना इज अ वेरी नीडेड थिंग राइट नाउ, बट आपको क्या करना है, बैठिए, पैरों पे आपके एक तकिया रखिए, हाथ उसी पे और फोन अप, नजरें सीधी रखिए, दिस पोजिशन, जो फोन पे करना है करिए। वंस यू लाई डाउन, जैसे आप लेटते हो, प्लीज फोन साइड में रखिए, ठीक है, क्योंकि वो 5 मिनट के 50 मिनट कैसे हो जाते हैं किसी को नहीं पता रहता है, ये बहुत ठीक है। लोगों के साथ होता है। एक्चुअली मुझे अभी बहुत स्माइलिंग फेसेस दिख रहे हैं, बिकॉज़ मेनी पीपल कैन रिलेट टू दिस। काफ़ी लोगों के साथ ये होता है। कैन आई प्लीज़ सी अ क्विक रेज़ ऑफ हैंड्स कि कितने ये सब कर चुके हैं? आई विल गो फर्स्ट। आभा मैडम आप भी हो इसमें, माया मैडम आप भी हो। यस, सो मेनी पीपल आर एवरीबॉडी। डूइंग दिस मिस्टेक। सो आगे से अभी मैं स्मृति मैडम की बात सुनने वाली हूँ, एंड आई विल नॉट कमिट दिस मिस्टेक एनी मोर, ताकि मेरी भी गर्दन और शोल्डर्स की हेल्थ अच्छी रहे। सी, ये सारी चीजें आप खुद नोटिस करिए आप में, ठीक है। अगर आप कोई है, यू आर कंफर्टेबल एंड आप लेटे हो, यू आर रेस्टिंग एंड आप फोन यूज कर रहे हो, देखो आपको नोटिस करो कि आपको डिस्कम्फर्ट होता है क्या, ठीक है, क्योंकि कोई कितना भी सी नॉर्मल है कि किसी को पेन नहीं भी रहा, मसल अगर काम कर रही है कभी ना कभी थकेगी, और जब मसल थक जाती है तब अगर आप उसको पुश करोगे देन ये पेन एपिसोड शुरू होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज आपको नोटिस, मतलब कुछ पेन अपनी बॉडी के लिए बहुत नॉर्मल है, कुछ पेन होने चाहिए, कुछ पेन नहीं होने चाहिए। वो कैसे आपको पता चलेगा? अगर आपने कुछ एक्सरसाइज की है, कुछ वर्कआउट किया है, ज्यादा चले हो, अगर आपको मूवमेंट पे, अभी सपोजिंग मेरा एग्जाम था, मैंने पेपर लिखा है, ठीक है, अगर मुझे मुट्ठी बंद करने पे, पेन पकड़ने पे, कुछ भी ग्रिप करने पे, पूरे एरिया में, पूरे मस्क्यूलर एरिया में अगर पेन है, देन यस दैट इज मसल सोरनेस। वो थोड़ा सा पीक होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों के पीछे भाग जाते हो अपने, ठीक है, एकदम से आप कुछ खेलते हो, बहुत दिन से कुछ एक्टिविटी नहीं की है, आप खेलने चले गए, या फिर आप आपके बच्चों के साथ में खेल रहे हो, उनके पीछे भागते हो, तो अपना ऐसा पूरे पैर दुखते हैं या पूरा कमर एरिया दुखता है, ठीक है, दैट इज कि एकदम से मसल को सडन मूवमेंट्स मिले, सो दैट इज सोरनेस। वो थोड़ा सा पीक करेगी एंड देन स्लोली कम हो जाएगी। बट यस, अगर वो 3 दिन के ऊपर कम होना शुरू नहीं होती है, देन दैट इज वेयर यू हैव टू बी, ठीक है। एक दिन यस थोड़ा सा कि आज अपन खेले हैं, अपने को कल हल्का सा बॉडी पेन शुरू हुआ, ठीक है, थोड़ा सा अपन गर्म पानी से नहाते हैं, अपने को बेटर लगता है। बट अगर सेकेंड डे पे भी, सेकेंड या थर्ड डे पे वो कम होना नहीं शुरू होता है, दैट इज समवेयर आपको और फोकस्ड उस पे रहना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपका पेन का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, कि थोड़ा सा भी चले हो, आप खड़े हो रहे हो, हफ्ते में आपको 1 या 2 बार घुटनों में दर्द, खड़े रहने पे एड़ी में दर्द हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी अब वीकनेस एंड टाइटनेस में जा रही है, ठीक है। अब आपको जरूरत है कि आप आपकी बॉडी पे वर्कआउट करें। अगर आप आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आप किसी दूसरी चीज पे ध्यान नहीं दे सकते हो, ठीक है। दैट इज अनदर थिंग कि आपको दिमाग में रखना है। अवेयरनेस इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि हमको तो पता ही नहीं था, हमको लगा ठीक है दुख रहा था, कम हो जाएगा, दवाई काम लगा लिया, कम हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा अवेयरनेस, यस, एक कंसल्ट कर लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं निकलती है, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाए,
उससे पहले अगर आप उसको एड्रेस करेंगे, दैट इज ऑफ बेनिफिट फॉर यू। ठीक है, अपने पास अभी 2 रेज्ड हैंड्स हैं, शैलेश एंड अमृता। मैम एक So- सवाल भी आया है चैट बॉक्स में। ओके, जस्ट अ अ, सेकंड, आई डिड नॉट नोटिस दैट। कमरेला बेंड झाल्यावरती खुब्याच्या वरती छोटे खड्डे असतात, तिथे पेन होतो. Yeah, Mukta, So- actually I have given our appointment number and because it possible नहीं है actually ना, हर एक के सबको individual पर्सनली एड्रेस करना. एड्रेस करना पॉसिबल नहीं है. We have mainly kept this for generalized awareness. अगर आपको कुछ पूछना है ना आपके और जैसे मैंने बोला कि there is no one size fits all. I cannot comment about you unless I see you. So I've given my appointment number. यस, और अगर पेन स्पेशलिस्ट whoever is convenient to you, आपके पास जो पेन स्पेशलिस्ट है उनको आप दिखा सकते हैं क्रॉनिक पेन के लिए. ठीक है। आपको सो एक- मसल टाइटनेस, आपको उस हाँ. नंबर पे पता चलेगा. मेंस्ट्रुअल पेन के Menstrual लिए pain. वेरी So, नाइस. यस, मेंस्ट्रुअल पेन यूजुअली उन लोग को ज्यादा होता है जिनका कोर मसल्स वीक होते हैं. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव पर्सनली नोटिस. सो यस, Very good. बेसिक एक्सरसाइज, डंबल्स अपन मारते हैं, हाथ उठ साइड से, पैरों के स्क्वाट्स, लंजेस, बट कोर पे आइसोलेट करके, मतलब सिर्फ कोर मसल्स पे ध्यान देके अपन उतने ज्यादा एक्सरसाइजेस, वर्कआउट्स नहीं करते हैं. ठीक है, सो यस, देयर आर पेन मैनेजमेंट्स, यस, अवेलेबल, बट अगेन योर कोर मसल मैटर्स अ लॉट. ठीक है, अगर आपका कोर स्ट्रेंथेंड है, देन बैक पेन, अब्डोमिनल, आगे की तरफ में पैरों में दर्द, दैट सम एक्सटेंट, टू क्वाइट सम एक्सटेंट. ठीक है, सो जिनके इरेगुलर पीरियड्स है या फिर क्लॉटिंग ज्यादा होती है, ब्लीडिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, सो विद एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, अ लॉट ऑफ बॉडीली चेंजेस हैपन, जिसकी वजह से काफी लोगों को ये चीज एक स्मूथ वे में उनके पीरियड्स, लाइक पीएमएस के टाइम पे स्पेशली, कि इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, पीएमएस मैनेज हो जाएगा. नहीं तो इवन ब्लीडिंग के टाइम पे यस, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहने वाला है, बट जो एकदम बहुत ज्यादा एकदम कि हम उठ नहीं पा रहे हैं, हमको थकान है, कि वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, टू सम एक्सटेंट यस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. ठीक है, देयर वाज अनदर आर्थराइटिस का क्वेश्चन. Disciplinary treatment, pain management. तो Yes. exercise is also one important discipline. उसका one pillar है कि exercise, and plus ये भी है, we have different medicines, different modalities to treat menstrual pain. So we can definitely treat this. A very मतलब बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत they can't work, they can't study, बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत होती है, तो we can also address that menstrual pain. You can go Yes. through life. You menstrual तो मतलब menstruation तो होना ही है, मंथ में 4-5 दिन तो पेन होना ही है. तो बहुत बार क्या होता है कि it is so much मतलब एक्सेप्ट कर लो, यही होता है कि you have to accept this, you have to face this. हमने नहीं किया था हमारे जमाने में, तब क्या होता था. तो nowadays you're complaining a lot. ऐसा भी होता है, बहुत सारे reasons होते हैं जिसकी वजह से इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं menstrual pain के लिए, but there are excellent treatments available with the pain specialists which you can definitely avail if you are अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो. Don't Yes, true that. don't give importance to such reasons because you are the one who is suffering. एक और क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू स्ट्रेंथन द कोर. सबसे पहला काम, गेट योर कोर असेस्ड. ठीक है, असेसमेंट के बिना क्या करना है, कैसे करना, डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे मसल मूवमेंट क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कितना है, रेंज कितना है, वो फिजिकली असेस करना जरूरी है. सो इवन मोनिका ने पूछा है कि बैक पेन है, नस लगे समान फील होता है, एक्सरसाइजेस फॉर दैट. सो नो, आई एम सॉरी दैट पर्सनली आई वुडंट सजेस्ट कि आप वो चीज असेस करवाओ. ठीक है, इवन इफ यू हैव वन असेसमेंट विद द फिजियो और वन असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट विद द पेन स्पेशलिस्ट, उसके बाद में ऑनलाइन मैनेजमेंट थोड़ा सा इजी हो जाता है. बट अगर आपका पहला ही असेसमेंट नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता कि आपकी मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं, आप एक्चुअली पैर उठाने के लिए बहुत सारे मसल्स लगते हैं,
ठीक है, बट अपन कौन सी मसल को टारगेट कर रहे हैं, आपके कौन से मसल में वीकनेस है, जब तक वो अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर हाथ लगा के नहीं चेक करके, इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू address that. So that is one thing we cannot manage. When is an appointment possible? Okay, so we are based in Pune. You have the appointment numbers while handling the phone. Okay, thank you so much. अगर आपने छोटी छोटी चीजों पे अब ध्यान देना शुरू किया, so this is also for people जिनको पेन नहीं है, ठीक है, जो हेल्दी है, जिनको क्योंकि अगर अभी आपको पेन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा, ठीक है। सो वो चीज पे आपने अगर अभी से फोकस करना शुरू किया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो दैट इज वन थिंग आई वुड सजेस्ट एवरीबडी। अमृता, डू दे हैव आप लोग को कोई क्वेश्चन है? शैलेश को आई एम आस्किंग टू अनम्यूट, कैन यू अनम्यूट and ask the question, Mr. Shailesh? Okay. Anshita ma'am has a question. Vat issues. Okay. I'm sorry, my Marathi is very weak. वात आयुर्वेदा में जो वात पित्त कफ, उसमें से वात शायद पूछ रही है वो, की तकलीफ है, ऐसा कुछ पूछ रही है शायद वो। ओके, या फिर उनको अनम्यूट करके पूछने के लिए कह सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन नहीं समझा, तरफ से एक्चुअली अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, बट वात बेसिकली क्या है ना, आयुर्वेद में ये कफ पित्त और वात करके ओके, एसिडिटी टाइप्स जो सुबह में, वात भी अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे वात तो संधिवात होता है या अलग अलग टाइप का, तो बेसिकली आपको बिना देखे ना उसे नहीं कर सकते, कुछ भी एडवाइस करना ठीक नहीं हो, बिकॉज़ जैसे मैंने बोला, यस, एंड इवन पेन, वीकनेस, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एड्रेस हो सकते हैं, बट हर चीज ओवर द कॉल। सी, वात इश्यूज जैसे अभी आर्थराइटिक पेन है, यस, द थिंग आप जो कर सकते हो वो है बेसिक मूवमेंट्स एंड वार्म रखना बॉडी को। कोशिश करिए कि आप ठंडा नहीं होने दें हाथों को, ठीक है, सो दैट आपके मसल्स अकड़े नहीं। दैट इज one thing you can. Second thing is रात्रि पाय अकड़तो and गोळा येतो, ठीक है। So that is that again a lot of reasons: electrolyte imbalance, muscular weakness, overstrain, ठीक है, angular movements, कभी कभी अपन अंगड़ाई लेते हैं एकदम से पैर अकड़ जाता है या फिर अपनी बैक अकड़ जाती है, ठीक है। So there are a lot of reasons. Again, assessment एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay, Hemant is saying good to see physio can have problems. Yes, so there is something known as preventive physiotherapy and then treatment point of view. So preventive physiotherapy जिनको तकलीफ नहीं है, अगर आप कोई रूटीन शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा एक बार आपका एक रूटीन ब्लड वर्क, रूटीन असेसमेंट, बॉडी असेसमेंट, जॉइंट असेसमेंट करवा के अगर आप कुछ शुरू करते हो, देन अपन वो कोई भी आने वाला पेन अवॉइड कर सकते हैं। जैसे उनको वेट लॉस करना है, वो भागना शुरू कर देते हैं सीधा, ठीक है, एंड देन उनको फिर या तो घुटने में दर्द होता है या फिर उनको एड़ी में दर्द शुरू होता है। सो ऐसी चीजें जो अपने वर्कआउट करने के बाद में अपन अवॉइड कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप एक प्रायर असेसमेंट लेते हैं तो, ठीक है। आपके मसल कंडीशन को असेसमेंट के बाद में यू आर गुड टू स्टार्ट विथ व्हाटएवर यू वांट टू। अगर कुछ स्पेसिफिक आइसोलेटेड मसल वीकनेस है कि आपको ये एरिया में ज्यादा फोकस करना है, देन आपको उस हिसाब से गाइड किया जाएगा। Then your home program. What are the reasons for Very cramp? good to know, actually, Dr. Smriti, ki there is such a thing as preventive physiotherapy. Most of the people don't know about this, and they only see a physiotherapist when they have some problem. So that's a very good suggestion. I would like to say something इसके बारे में। तो बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे मैंने बोला कि नॉट एक्सरसाइजिंग, ये एक वजह है पेन की, तो और एक वजह है कि जो अचानक एक्सरसाइज,
मतलब नहीं, अभी मैं बिल्कुल ही नहीं चल रही हूँ और सडनली मैं जाके एक टेकड़ी रहता है ना पुणे में, तो मैं रोज 1 किलोमीटर भी नहीं चल रही हूँ और सडनली संडे को सब फ्रेंड्स मिलके एक टेकड़ी या सिंहगढ़ चढ़ना शुरू करते हैं। तो उसमें जो होता है ना मसल्स अंडर यूज्ड है और सडनली उसको ओवर यूज कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी इंजुरी होती है। तो बेसलाइन ये दोनों है, मतलब अंडर यूज और उस पे सडन ओवर एक्टिविटी, ये बहुत बड़ा कॉज है पेन स्टार्ट होने का। अंडर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी, एक्सरसाइज रिलेटेड पेन, एक्सरसाइज रिलेटेड चक्कर आना, घबराहट होना, एक्सरसाइज रिलेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो अपनी बॉडी को एक रेगुलेटरी चीज लेने, मतलब एक रेगुलेटरी मूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। अपनी बॉडी अपने को खुद बताती है कि अब बस हो गया, प्लीज टेक अ ब्रेक। बट अपनी क्या आदत रहती है कि भाई इतना सा काम बचा है, खत्म कर लेते, फिर आराम से बैठे। The worst thing for your body, that is the main problematic चीज, कि नहीं, अगर आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि बैठ जाओ, देन प्लीज बैठ जाओ। 10 मिनट बैठ के, 5 मिनट बैठ के फिर आप काम कंप्लीट करिए। जरूरी नहीं है कि वो काम अगर खत्म नहीं हुआ तो फिर एंड ऑफ द वर्ल्ड है, नहीं, ठीक है। अगर टाइम लिमिट कम है, जल्दी शुरू करिए। क्यों आपको लास्ट मोमेंट पे शुरू करना है? थोड़ा बॉडी थक गई है, प्लीज टेक अ ब्रेक, सिट डाउन, रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए एंड देन कंटिन्यू योर वर्क। आपको अब सी 19-year-old पेशेंट भी आते हैं, 90-year-old पेशेंट भी आते हैं, ठीक है। so, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज एज हो गई है इसलिए तकलीफ है, या फिर बहुत ज्यादा कुछ ओवर एक्टिविटी कर ली है इसलिए तकलीफ है। रीजंस कैन बी एनीथिंग। अब के जमाने में अपने, अगर पुराने जमाने का जो लोग थे वो अभी भी एकदम हट्टे कट्टे हैं, एंड अपनी हालत ऐसी हो गई है, हम एटलीस्ट हमारे जनरेशन की, दैट 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में जॉब से छुट्टी लेके बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये दुख रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। सो वो चीज में बहुत मैटर करता है आपकी बॉडी एक्टिविटी। पहले के जमाने में खेत में काम करते थे, फिजिकल वर्क ज्यादा था, इतनी सुविधाएं नहीं के जमाने में है। जैसे जैसे अपनी लाइफ को इजी करने के लिए सुविधाएं आ रही हैं, अपन अपनी बॉडी की हालत और ज्यादा खराब करते जा रहे हैं। एटलीस्ट पहले फोन पे बात करने के लिए अपन 4 कदम चल के जाते थे लैंडलाइन के पास में। अभी ऐसा है कि अपन वहीं बैठे रहते हैं और अपन को सिर्फ फोन उठाना है, उसमें भी अपन कोशिश नहीं करते हैं कि अपने को चलना है। अगेन, चलने से याद आया, चलने का भी एक तरीका होता है, ओके। पाँव रख रहे हो, बॉडी मूवमेंट कैसी है, आप बात करते करते चल रहे हो, आपका बॉडी, पैरों का पोजीशन, पंजे पे ज्यादा वजन जा रहा है कि एड़ी पे ज्यादा वजन जा रहा है, वो भी मैटर करता है। यस, इट डज, ठीक है। सेकंड चीज, कुछ लोग का ये रहता है कि हम दिन भर काम करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज। नो, सॉरी बट नो। जो भी एक्टिविटी करते आप आपके बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपकी ब्रीदिंग कैसी है, आपका कंधे कैसे है, कमर कैसी है, पैर कैसे है, चल कैसे रहे हो, खड़े कैसे हो, इज नॉट कंसिडर्ड एक्सरसाइज। जस्ट बिकॉज हमको चलना है, हम इतना चल के आ जाएंगे, इस समवेयर कि आप आपकी बॉडी को स्ट्रेन दे रहे हो। 5 उंगलियां अलग रहती है, हर दिन अलग रहता है, हर दिन का नाम अलग, ठीक है। सो अगर आज आप 5 किलोमीटर चलने के बाद फील कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि कल भी 5 किलोमीटर पे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। उतना ही करिए जितना आपकी बॉडी आपको करने देती है, जितना आपकी बॉडी का कैपेसिटी है। डू नॉट पुश योरसेल्फ, ठीक है। दैट इज वन थिंग आपको ध्यान में रखना है, आपको आपकी बॉडी को पुश नहीं करना है, ठीक है, कि हमको बस 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, नहीं। आपने अगर 15 मिनट मसल हुए स्पेसिफिक एक्टिविटीज करते हुए भी अगर आपने 10 मिनट्स वर्कआउट किया, इज सफिशिएंट फॉर योर बॉडी।
बट अगर आपने ध्यान नहीं देते हुए बॉडी जस्ट मूव कर रहे हो, हमको पाँव उठाना है तो हम उठाएंगे, आप उसमें 50 भी कर लो, इट इज नॉट गोइंग टू हैव द इफेक्ट जो एक कॉन्सेंट्रेटेड 5 आपको फील करवाएगा। ठीक है, ये अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। आप आपके डॉक्टर को 50,000 सवाल पूछ सकते हैं, आपको पूरा हक है। आधी नॉलेज के साथ में या फिर दिमाग में क्वेश्चन रहे कि ऐसा किया तो क्या, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस। ठीक है, सो अनदर सजेशन, प्लीज जितने भी आपको डाउट्स हैं, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू विजिट योर डॉक्टर, योर कंसल्टेंट, हुएवर, एनी डॉक्टर, आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आपको पूछना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या चेंज आप फील करोगे, यू मोटिवेटेड टू डू द वर्कआउट। अगर आपको अवेयरनेस है, ठीक है, सो क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली प्लीज गो अहेड एंड आस्क। आज तो आई डोंट थिंक सबके क्वेश्चंस मैनेज हो पाएंगे, बट प्लीज। जी, एक सवाल और था कि जब वेदनाएं शुरू हो जाती है तब उसके बारे में क्या कर सकते हैं अगर शुरू हो गई तो? जब शुरू हो गई है, दैट इज द बेस्ट टाइम विजिट अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, बिकॉज इन अभी यहाँ पे अपने को कितने लोग हैं, देयर आर 80 पीपल अवेलेबल। ठीक है, यूट्यूब पे देख के किसी ना किसी ने एक्सरसाइज की होगी कि घुटने ऐसे मूव किए या फिर ये एक्सरसाइज की तो घुटनों में ताकत आई, बट करने के बाद में उनका तकलीफ बढ़ गया। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू अ स्पेशलिस्ट। सो यस, अगेन, इफ एट ऑल पेन शुरू हो जाता है, आपको तकलीफ हो रही है, देन प्लीज आपके पास में जो भी स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, आपको जाके मिलना है। Don't ठीक है, keep on exercising. हाँ, That उसके part. बाद में ही आप कुछ शुरू करिए। तब तक के लिए टेक अ ब्रेक। Yes. ठीक है, टेक अ ब्रेक, फोकस ऑन योर बॉडी, विजिट अ स्पेशलिस्ट। पेन है, नेवर अ बैड आइडिया कि एक रूटीन चेकअप की बस कुछ नहीं, बस हम एक बार आ गए, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या हमको कुछ शुरू करना है? ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट एवरीबडी शुड नोटिस, दैट जैसे ही आपको कुछ तकलीफ शुरू होती है या फिर आपको कभी कभी दर्द होता है, इज अ गुड टाइम टू गेट असेस्ड एंड गेट इट चेक कि भाई आगे जाके कंटिन्यूस पेन नहीं हो जाए या फिर कंटिन्यूस तकलीफ नहीं हो जाए। Yes. ठीक है, सो दैट इज वन रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबडी। तो बेसिकली अभी क्वेश्चंस तो बहुत आ रहे हैं, बट टाइम बहुत एक्सटेंड हो रहा है। बेसिकली इट इज ऑलरेडी 9:04. Yeah. So it has been Yes. very interesting talking to all of you, seeing all of you, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके, and thanks a lot for making this a सक्सेस। 100 से ऊपर हो गए, काफी मैसेजेस आ रहे थे कि वी कुडंट ज्वाइन, सो रियली ग्रेटफुल फॉर दिस रिस्पांस। एंड हम लोग और एक सेशन कंडक्ट करेंगे, उस वक्त आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं इस सेशन में। सो yes, hi Dr. Varsha. So let me take this opportunity to thank all the participants, और जो भी speakers है, डॉक्टर वर्षा मैम, डॉक्टर स्मृति, आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी, एंड आई होप ये सबको बहुत हेल्पफुल है। एंड मुक्ता भावे, थैंक्स फॉर I mean, she herself pitched in and agreed to come. Very nice of you. और 4 चांद लग गए हमारी मीटिंग को आपकी प्रेजेंस से। Thank you. And over to you, ma'am, Dr. Varsha. Yeah, so I would really like to thank first Medha for introducing Mukta. It was her idea. I said, okay, we'll go ahead with that. I never thought of this possibility till date in, medical and awareness session. So it was so nice to have you, Mukta. Thanks a lot for taking out time for us. Yeah, thank you so much. Even I really liked conducting this meeting. ये
मुलाकात लेने में मुझे भी बहुत मजा आया और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में पता चला कि जो पता नहीं थी। मेरी जो सासू माँ है वो भी कुछ पेन से गुजर रही है, तो मैं अभी उनको भी आपके पास लेकर आऊंगी। तो थैंक्स अ लॉट, इट वाज रियली और वंडरफुल। Mukta Bhave, she's an actress, director. She takes acting classes, and she's a YouTuber. So she took out time from and a mother, wife, Oh, daughter-in-law. wow. So I never thought. Mukta. she's a Beautiful. mother of two actually. Oh, wow. So Great. she took out time from her busy schedule for us. Thanks a lot. And most importantly, Medha, without audience, without participants, it can't be this successful and interactive, you know. So I would really like to thank all 100 audience, in fact maybe 150 who tried to log in, and I would like to say sorry to others, and immediately we have declared the next program, so there shouldn't be disappointment. We will make this recording available as well. एंड ये आप आपके अगेन आपको अगर अच्छा लगे तो आपके पहचान में या रिलेटिव्स में भी ये नेक्स्ट शेड्यूल का लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो, जो हम भेजेंगे इन ड्यू कोर्स नेक्स्ट वीक वी विल शेयर. थैंक यू स्मृति फॉर बीइंग हियर. Thank you, ma'am, for And, inviting me. Thank you, contributing- everybody. या मतलब this was the, I think, वो एक presentation prepare करके फिर उस पे present करो. This was, I think, a very good Yeah. session. A lot of questions, a lot of areas were something covered opened up very for well. us as well. Okay. Yes, Yes. true. So thank you, and most importantly, I would like to thank Society for Study of Pain, Pune, for giving us this Zoom platform. On behalf of Society for Study of Pain, Pune, I would like to thank our executive committee and to make this successful on the occasion of Pain Awareness Day. Okay, thanks a lot. आणि आपण परत भेटूयात. We will meet again. Good night, everyone. See you. Bye bye. Good night, everyone. Good night everyone. Thank you. Bye. Thank you.